आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहा हूँ और मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि अगर आपके पास इस वक्त समय नहीं है, तो आप इस वीडियो को अभी बाउंस कर जाएँ और जब आपके पास समय हो, वक़्त हो, उसके बाद आप आकर इत्मीनान से, शांति से इस पूरी डिस्कशन को सुनें और क्योंकि मैं अपनी बात एक टेक में कह रहा हूँ, इसलिए आपको भी एक टेक में सुनना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगी वो बात। एक-एक बात जो मैं कह रहा हूँ काफ़ी गंभीरता से कह रहा हूँ और आपको तभी समझ में आएगा वो कॉन्टेक्स्ट, वो जो प्रारूप है। अगर आप 5 मिनट अभी सुनते हैं, 5 मिनट बाद में सुनते हैं, तो फिर ये काफ़ी चीज़ें उस संदर्भ में वो खो जाती हैं। तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो काफ़ी उसमें बिगड़ जाता है और इसी वजह से, क्योंकि एक संवेदनशील इश्यू है और इससे बड़ा विषय कोई हमारे लिए हो नहीं सकता बात करने के लिए। तो इसीलिए मैं आग्रह ये कह रहा हूँ कि आप एक टेक में मेरी बात सुनें। अभी समय नहीं है, तो आप बाद में कभी फिर इस वीडियो को आप देखें। नारी सशक्तिकरण, जो वुमेन एम्पावरमेंट, ये जो शब्द जो जो विषय है, इस पे मैंने जितने भी विचारकों की बातों को सुना है, समझने की कोशिश की है, पूरब में हो या पश्चिम में हो, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है, जो किसी ने भी कही है, वो ये कि जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था जब उनसे 1895 में जब उनसे पश्चिम में ये बात पूछी गई थी कि विमेन एम्पावरमेंट के विषय पे आपकी क्या राय है, और उन्होंने जो बात कही, अगर आप उसे समझने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, दो बातें जो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है, उसमें सबसे पहली बात ये कि उन्होंने कहा कि हु आर यू टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, हैंड्स ऑफ, they will solve their own problems, give them education, give them their rights, give them the justice। वो ये कह रहे हैं कि आप होते कौन हैं उनके परेशानी को सॉल्व करने वाले। आपके अंदर ये भावना कैसे है कि हम सुपीरियर हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वो ये कह रहे हैं, हैंड्स ऑफ। आप उस आप अपने आप को इतने महान मत समझिए कि आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। आपको क्या करना है, आपको केवल जस्टिस देना है। सत्य अगर आपके अंदर अगर सत्यता है, तो आप जस्टिस दीजिए, दे विल सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स। वो अपनी सभी समस्याओं को आपसे कहीं अधिक कैपेबल है, सक्षम है उसके समाधान के लिए। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो भी अलग-अलग देशों में आप जो वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण के लिए जो भी आप पैनल्स देखते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि 8-10 लोगों का जो पैनल है, उसमें 8 और 10 सभी लोग वो पुरुष हैं और वो वुमेन की बातें कर रहे हैं। तो ये बात बहुत ही बेईमानी लगती है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। तो एक ये बात, और दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि पूरे जब उनसे ये पूछा गया पूर्व और पश्चिम में जो नारी को लेकर एक जो जो सोच है, उसमें अलग क्या है, डिफरेंस क्या है? तो उन्होंने कहा कि पूरब में, ईस्ट में जो सबसे उच्च कल्पना है, वो एक एक वो स्त्री को मदर के रूप, माँ के रूप में देखते हैं, और पश्चिम में जो सबसे हाईएस्ट आपकी जो फीलिंग है, वो एक लवर के रूप में है, एक एक प्रेयसी के रूप में है, एक वाइफ के रूप में है वैसे। तो ये 2 डिग्रीज़ है, दे 2 छोर हैं और इसी में काफ़ी कुछ हमें, अगर हम इसमें गहराई में उतरने की कोशिश करें, तो काफ़ी चीज़ें हमें समझ में आएगी ये बात। ये जो पूरब और पश्चिम का भेद है, इसे हमें एक बार समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज जो पूरब है, वो पूरी तरह से वही पूरब है जो 1890 के दशक में था। आज काफ़ी कुछ बदल चुकी है चीज़ें, और उसमें कई उसमें फैक्टर्स हैं। उसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ के, यूरोप के कंट्रीज़ की इन्वेजन्स हैं, कॉलोनियल फैक्टर है, उस इम्पेरियलिज़्म है, फिर बाद में ग्लोबलाइज़ेशन जो हुआ उसकी चीज़ें हैं। तो ये आज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, लेकिन इस आइडियल को समझना पड़ेगा। जो ये कह रहे हैं विवेकानंद उस वक़्त की बात की, जो आइडियल है, जो हाईएस्ट आइडियल है ये वुमेन का, यहाँ पे मदर है और यहाँ पे आपकी वाइफ़। और इस बात से उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई थी। उन्होंने ये कहा था कि आप ये कह रहे हैं कि, क्योंकि उन पश्चिम में कहा गया था उन्हें कि हम तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वुमेन को, और वो देखिए हम चेयर लाकर दे देते हैं बैठने के लिए और कार की सीट को खोलते हैं। ये सब जो जो आजकल शिवेलरी जो शब्द है,
जो आजकल कई लोगों को इसमें का अच्छा लगता है। तो ये उदाहरण उन्हें दिया गया था। उन्होंने ये कहा था कि आप एक एक तरह से एक साइड से आप चेयर आगे बढ़ाते हैं बैठने के लिए, और उसके बाद आप ये भी कहते हैं मैम यू हैव ब्यूटीफुल आइज। तो उन्होंने ये कहा कि ये तो बहुत ही ये गलत बात हो गई, और ये एक तरीके से आप एक तरह से आप कार का ये खोल रहे हैं, गेट खोल रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि आई वैल्यू यू, मैं आपकी इज़्ज़त कर रहा हूँ, और दूसरी तरह से वो आप ये भी बोल रहे हैं यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल मैम यू हैव ब्यूटीफुल आइज। उन्हें इस बात से आपत्ति थी। उन्होंने यही कहा ये जो आपकी सोच है ये उन्हें ठीक नहीं लगा, और इसी बात पे वो फोकस करना चाह रहे थे। और सबके मूल में पूरब और पश्चिम की जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, उसमें कुछ बुनियादी फ़र्क है, आपको समझना पड़ेगा। अब ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसे समझने की आप कोशिश कीजिए। पूरब का जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान यहाँ दरअसल है ही नहीं। यहाँ साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है इसके एक कदम ऊपर की चीज़ है। पूरब में अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी, और पश्चिम में मैक्सिमम जो उनकी ये जो सोच है वो जर्निंग ऑफ माइंड, वो मेंटल लेवल पे है, वो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। अब हमने इसे दर्शन कहा है। दर्शन एक देखने की क्रिया है। जो चीज़ साक्षात आपके अनुभव से निकल कर आता है आप देखते हैं उसको। जैसा हम कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने देखा, जो वेद उपनिषद और जो के महावाक्य उन्हें देखा, वो ये दर्शन है। और जो फिलॉसफी है, जो इनकी जो एक जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है ग्रोथ की, विकास की, वो फिलॉसफी एक मन की चर्निंग है। माइंड का रेंज बहुत डाइवर्स है, और उस माइंड मेंटल लेवल पे चर्निंग, अलग अलग न्यूरॉन्स, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, अलग अलग तरीके से आप उसे इमेजिनेशन दे रहे हैं। दोनों में फ़र्क है। ये जो पूरब है, जो ईस्टर्न साइड है, जो ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, ये मन के पार जाने की बात है, इसे ठीक से समझ लीजिए। और जो पश्चिम है, ये मन को शुद्ध करने की बात है। इसलिए जो पश्चिम में जितने भी रिलीजन खड़े हुए, यहाँ पे रिलीजन्स हुए नहीं। रिलीजन का जो शाब्दिक जो अनुवाद है, जो ट्रांसलेशन है, वो धर्म नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे कोई एक रिलीजन नहीं बना जिसकी एक बुक है, आपको वो फॉलो करना है, एक उसके फाउंडर ऑफ दिस रिलीजन है, और ये है दिस दैट। लेकिन पश्चिम में इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया क्योंकि वहाँ पे मन को शुद्ध करने की बात हुई। यहाँ पे मन के बाहर जाने की, ट्रांसेंडेंस, उसकी बात हुई। और ये कहते आ रहे हैं कि आप मन में आपकी अच्छी बुरी दो चीज़ें हो सकती हैं, आप अच्छी चीज़ों की ओर ध्यान लगाइए। अब ये सोच गलत नहीं है इनकी। ये जो इनकी सोच है कि मन को आप शुद्ध कीजिए, ये शुद्ध मन आपका होगा तभी आप ऊपर उठ सकते हैं एक कदम। लेकिन ये जो शुद्ध मन करने के बाद जो ऊपर उठेंगे, वो यहाँ पूरब के लोग ट्रांसेंडेंस में बिलीव करते थे। तो ये वही बात है कि एक कदम नीचे है। पश्चिम की जो ये धारणा है वो एक कदम नीचे है कि आप माइंड को प्योर कीजिए। अब इसमें चैलेंज क्या है, कैच क्या है, वो ये है कि आप अगर आज जिसको बोल रहे हैं कि ये सही है, हो सकता है कल के परापेक्ष में, कल के परिदृश्य में वो आपको बिल्कुल गलत लगे। आज आपको जो अर्थ लगता है कल अनर्थ लगेगा। इसीलिए एक ज़माने में जो पश्चिम की जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है, धारणा है, वो एरिस्टोटल पे बेस्ड है। एरिस्टोटल की जो टीचिंग्स है, और आज एरिस्टोटल की कुछ कही कोई बातें आज अनर्थ लगती हैं लोगों को। अब यहाँ पे एक विभाजन हो गया, और तब लोग एक मेंटल डायलेमा में जाते हैं, एक हिस्ट्री आ जाती है कि क्या सही है। क्योंकि एरिस्टोटल ने कई बातें ऐसी कही है, कुछ बहुत अच्छी बातें कही है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें कही है जहाँ पे उनकी जो लिमिटेशन है, उनकी उनकी लिमिटेशन वहाँ पे साबित हो जाती है। जैसे पॉलिटिक्स में उन्होंने जो लिखा है, बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है कि इन 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 द बैटल अबाउट सक्सेस, समथिंग इस तरीके से, एग्जैक्ट वर्ड मैं कोट नहीं कर सकता, लेकिन जो उन्होंने लिखा है ये गूगल पे उपलब्ध है, विकिपीडिया पे, हर कहीं हर किसी जगह पे है। वो ये लिखा है कि मेन आर सुपेरियर एंड वुमेन इन्फीरियर, एंड वुमेन मस्ट ओबे एंड मेन मस्ट कमांड। इस तरह की बात है, और ये कोई मिसकोट मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एक दो शब्द इधर उधर होंगे, यही आइडिया वहाँ पे उन्होंने कही है। और उसको लेकर आज काफ़ी विवाद होता है, आज काफ़ी विवाद होता है। और एक और चीज़ जो एरिस्टोटल ने कही है वो ये, और इसको लेकर काफ़ी उनकी आलोचना भी हुई कि वुमेन हैव फेवियर टेस्ट देन मेन।
अब बर्ट्रैंड रसेल ने इस पे बाद में चुटकी भी ली थी इस चीज़ पे कि एरिस्टोटल की 2 पत्नियाँ थी, वो कभी अपनी वाइफ़ को पत्नी को देख नहीं सके कि उनके दाँत कितने हैं, क्योंकि वुमेन और मेन के एक ही दाँत होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जो वुमेन फीमेल्स की के जो दाँत हैं, टीथ हैं, वो कम हैं, ये बात गलत है। लेकिन उन्होंने कहा और हज़ारों साल तक ये परंपरा रही, ये मानते आए वो लोग। और फिर उन्होंने उन्होंने एरिस्टोटल ने स्लेव से ऊपर रखा वुमेन को, लेकिन उन्होंने मेन से इन्फीरियर रखा वुमेन को। तो इसके उन्हीं के अब वो महान दार्शनिक थे, उनकी कई कुछ बातें वो दुर्लभ बातें, बहुत ही बड़ी-बड़ी बातें। लेकिन चूँकि आप माइंड में आप उलझे हैं, माइंड के आप पार नहीं जा सकते। यहाँ हम कह रहे हैं कि ऋषि-मुनि हम हमारा दर्शन है। हमारा सत्य जब हमें दिखता है, वो दर्शन है, तब वो बातें कही गई और यहाँ पे एक इमेजिनेशन है। माइंड में ये सोचना कि डिस्कशन, वो भी एक सीमा तक वो सही है, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है। वो बुद्धि, इंटेलेक्ट की बातें हैं। इंटेलेक्ट जब होता है, तो आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। अब हमारे यहाँ जो जैसे शंकराचार्य ने अपनी वो बात कही है कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, मतलब मैं केवल बुद्धि नहीं हूँ, मैं केवल मन नहीं, ये सब अंश हैं अलग अलग। और माइंड के अलग अलग यहाँ पे 16 प्रकार या कम से कम 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार इस तरह की बातें की गई। बुद्धि एक उसमें छोटा सा पार्ट है, इसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे और जो कि आज की हमारी पूरी एजुकेशन शिक्षा प्रणाली है, जो पश्चिम से आई है, और पश्चिम की प्रणाली यही है, इंटेलेक्ट, बुद्धि, इंटेलिजेंस। अब बियॉन्ड ए पॉइंट इंटेलिजेंस को अगर आप बुद्धि को आप बहुत ज़्यादा आप सेंटर स्टेज दे देंगे, यही कारण हो जाता है आपकी विध्वंस का। क्योंकि ये बेलगाम है, ये आपको आपको एटम बम भी बना सकता है, बनाना सिखा सकता है, उसके बाद फिर विध्वंस भी हो सकता है। AK-47 भी बना सकता है। फिर अनातोली क्लाशनिकोव को आप काफ़ी पूछ सकते हैं कि आपने ये बना दिया, उसके बाद फिर क्या होता है पूरी दुनिया में भी हम देख सकते हैं। तो ये बुद्धि की अपनी लिमिटेशन है। लेकिन कल जो एरिस्टोटल ने उस वक्त बातें कही कि वुमेन स्लेव से ऊपर है लेकिन मेन से नीचे है, नंबर 1 टीथ कम है, ये उन्होंने बात कही और उन्होंने कहा कि इन्हें ओबे करना चाहिए, उन्हें कमांड करना चाहिए। उस चीज़ों को आधार बनाकर चूंकि वहाँ पे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, काफ़ी हाल तक उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1960 के दशक तक अमेरिका में महिलाओं को बैंक अकाउंट खोलने की इजाज़त नहीं थी। उसके बाद जब अमेरिका में ये सक्सेसफुल हुआ, ये इस पे आवाज़ उठी, ये इससे पारित किया गया इस चीज़ को। उसके बाद ब्रिटेन में शायद इंग्लैंड में 1975 में फिर 10-15 साल के बाद फिर उन्होंने इसे अपनाया। उसके बाद फिर अलग-अलग, तो आप समझिए कि ये पश्चिम के लोग कितने पीछे हैं इस विषय पे बात करने के लिए। नारी सशक्तिकरण और वुमेन एम्पावरमेंट, और ये जो उनका प्रॉब्लम है, उन्हें ऐसा लगा कि पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है। और ये एक बात है बैंक अकाउंट की, और भी कई चीज़ें हैं। उनकी महिलाओं को काफ़ी लंबा आंदोलन करना पड़ा है केवल वोटिंग राइट्स के लिए, और अलग-अलग तरीके से, सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, इंग्लैंड में भी नहीं, हर जगह। जैसे सिमोन डी बाउवर जैसे लोग जो है, उन्होंने काफ़ी लंबा इसमें आंदोलन चलाया। तो ये कहने का मतलब ये है, ये सब केवल डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी शिक्षा बुनियाद जो है आपकी, वो इसी आधार पे टिकी है। जो आपने एरिस्टोटलियन जो उनके सिद्धांत को लेकर आप आगे बढ़े रेफरेंस पॉइंट से, तो आपको हमेशा ये लगा कि मेन आर सुपीरियर। शायद उस वक्त एरिस्टोटल को इस बात की कल्पना नहीं होगी कि मशीन्स आ जाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट आ जाएंगे, जो मस्कुलर पावर जिसके बेसिस पे आप कह रहे हैं कि हम सुपीरियर हैं, वो मस्कुलर वर्क सारे रोबोट करेंगे। तो अब आप सुपीरियर कैसे हुए? शायद इसकी उस वक्त उन्होंने कल्पना नहीं की होगी हज़ारों साल पहले। तो ये हुआ है, ये फ़र्क को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे। पूरब मन के पार जाता है, अध्यात्म है। अध्यात्म में एक शून्यता है, स्पिरिचुअलिटी में एक साइलेंस है, और उस शून्यता से, उस साइलेंस से बड़े से बड़ा जो सत्य है, उस मौन में, उस शून्य में प्रकट होता है। पश्चिम में मेंटल एक फिलॉसफी है, फिलॉसफी की अपनी लिमिट है। फिलॉसफी इज गुड, आपको शुरुआत फिलॉसफी से ही करनी पड़ेगी अधिकांश केसेस में, और फिलॉसफी काफ़ी दिलचस्प विषय है, जिसे फिलॉसफी को एरिस्टोटल ने तो नेचुरल साइंस कहा था, सबसे ऊंचा रखा था सभी साइंस में। इसीलिए आज भी वहाँ पे PhD डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आजकल वही चलता है उनके। आप अगर
केमिस्ट्री में भी पढ़े तो आपको पीएचडी इन केमिस्ट्री आपको डिग्री मिलेगी वहाँ पे, और आप सोशियोलॉजी में भी आप पढ़ें, और फाइन आर्ट्स लिबरल स्टडीज़, या फिर आप किसी भी आर्ट्स के विषय में भी, कॉमर्स के विषय में भी आप पीएचडी करते हैं तो वही आपको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहा जाएगा। तो फिलोसफी को काफ़ी ऊंचा रखा था, और शुरुआत फिलोसफी से ही आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटेलेक्चुअल जो डिस्कशंस हैं उसी से तो हम लॉजिकली आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपकी लिमिटेशन यहाँ हो गई पश्चिम की, ये है चिंता की बात। इसके ऊपर वो नहीं जा पाए क्योंकि अध्यात्म का उन्हें कुछ पता नहीं था। तो जो दूसरी जो डिफरेंस है, जो पहली जो मैंने पॉइंट आपको बताई पूर्व और पश्चिम की जो डिफरेंस, उसका एक अंश है ये जो दूसरा डिस्कशन है, वो ये पश्चिम मैटर में फंस गया, पदार्थ में, उसी को सबसे बड़ा सत्य मानकर रह गया, मैटेरियल एंजॉयमेंट, सेंसुअल प्लेजर्स। और पूरब जो है मैटर के एक कदम दूर स्पिरिचुअलिटी की ओर गया। स्पिरिचुअलिटी जो है ये मैटर से आगे की चीज़ है। काफ़ी समय लगा उन्हें, ये जब आइंस्टाइन ने ये कहा E=del mc², अभी इस पर और भी आगे चर्चाएं होंगी, आप देखेंगे। लेकिन हाल तक वहाँ ये लोग कभी मानते नहीं थे पश्चिम में कि पूरब के लोग जो कहते हैं ये क्या कहते हैं, अध्यात्म ये सब चीज़ें क्या है, ये बकवास की चीज़ें हैं। जो है वो दिख रहा है, जो है वो मैटर सामने है, और क्यों ना हम एंजॉय करें, और जीवन एंजॉय करने के लिए ये बिल्कुल एक तरह से प्रथम दृष्टया ये बात गलत नहीं है। हमारे यहाँ भी ऐसे विचारों के हमने उन्हें ऋषि कहा, हमें चारवाक को हमने महर्षि कहा, जिन्होंने कहा कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। मतलब एक सोच वो भी है, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है। बस वही सोच लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते। डाइवर्सिटीज़ है, विविधताएं हमारे सोच में। एक महर्षि चारवाक भी थे, और भी थे, हर किसी को अलग अलग तरीके से सत्य को, जैसा हम कहते हैं एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक सत्य को अलग अलग तरीके से उस पर विवेचन करके व्याख्या करने की आज़ादी है, और हर कोई अपने अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर सकता है। मुंडे मुंडे मते भिन्ना मीन्स हर ईच हैड थिंग्स डिफरेंटली। अब पश्चिम में समस्या ये है कि वहाँ पे लॉजिक और उसी को उन्होंने पूरा एक आधार मान लिया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो जो मैंने आपको अभी बात कही कि इंटेलिजेंस अगर हावी हो जाए आप पे कि वही आपका सब कुछ है, तो आपको यही मिलेगा रिजल्ट, और फिर कंपटीशन है उसमें आएगा, और फिर उस कंपटीशन का प्रतिद्वंदिता का आखिरी परिणाम युद्ध होता है जो आपको दिख रहा है। इसीलिए पूर्व और पश्चिम में, हम पूरब में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हम कभी बैटेलियंस लेकर मार्च करने नहीं गए कि हम लैंड जीतेंगे, टेरिटरी जीतेंगे। हमने ये कहा कि किससे जीतना है और किससे लड़ाई करनी है, यहाँ सब अपने हैं। ये जो पेड़ पक्षी, ये और ये जो पूरी सृष्टि है, पृथ्वी क्या है, ये तो पूरी वसुंधरा, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, सृष्टि है, ये हमने कहा कि ये अपना ही है। इसमें अलग क्या है जो हम किससे लड़े और क्यों जीते? 1 इंच जमीन अधिक मिल गई, उससे क्या होगा? लेकिन पश्चिम में ये धारणा रही। नेपोलियन को ग्रेट माना जाता है वहाँ पे। भारत में नेपोलियन को आप ग्रेट नहीं माना जाएगा जब तक कि आप टेक्स्ट बुक्स में आप थोप कर ये बताएं, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर सिकंदर को हम महान नहीं कह सकते, सिकंदर को आप पश्चिम में महान कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जीतने निकला, पूरी दुनिया जीत लूँगा, जीत पाया नहीं भारत को। लेकिन उस तरह के मैचो मैस्कुलाइन एक अप्रोच, उसी को वहाँ महान समझते आए। तो अब धीरे धीरे वहाँ पे भी ये धारणा टूटेगी। आप देखेंगे कि अब जो जेम्स बॉन्ड की फिल्में भी बनती है, तो अब लोग थोड़ा सा उससे चिढ़ जाते हैं, यार ये जो संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, ये ओल्ड स्कूल मैचो मैस्कुलाइन ये अप्रोच वर्क करता नहीं है। तो खैर, अब लोगों की सोच वहाँ पे भी, क्योंकि पश्चिम अध्यात्म की ओर मुड़ रहा है, और काफ़ी इसमें योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। 20वीं सदी में कई ऐसे लोग यहाँ से जो प्रखर महापुरुष लोग गए पूरब से पश्चिम, उन लोगों का काफ़ी योगदान है। स्वामी विवेकानंद गए, परमहंस योगानंद गए, महर्षि महेश योगी गए, फिर स्वामी राम गए, कई लोग ऐसे गए हैं। और एक पूरब की का जो अध्यात्म है, वो जब, इसे मैं सही तरीके का ग्लोबलाइजेशन मानता हूँ कि ये जो अच्छी चीज़ थी, इससे जो लोग वहाँ पे एक बेचैनी में जी रहे हैं, एंग्जाइटी में जी रहे हैं, वो तृप्त हो रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि here is India's spirituality which can quench the thirst of the burning western people। तो जिस मैटेरियलिज्म की आग में वो जल रहे हैं, और एक अतृप्ति है, और एक जो कहते हैं डिप्रेशन, और
एक वॉइड, एक एंग्जाइटी, उसका इलाज स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के अलावा और कहीं नहीं है। कितने भी मेडिसिन्स बनाए जाएँ, कितने भी तरीके के प्रयोग हों, आप जिम कर लें, आप आधा घंटा जिम करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप शावर लेके आएँगे, आपको फ्रेश लगेगा। 2 घंटे बाद बात वहीं की वहीं। तो वो भी शुरुआत वहीं से आपको करनी पड़ेगी। लेकिन और शुरुआत में आप थेरेपी भी ले सकते हैं। इसलिए पश्चिम में मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा फील्ड है। माइंडफुलनेस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उसका कारण ये है कि वहाँ लोग विक्षिप्त अगर हो रहे हैं, तो उस विक्षिप्तता में सबसे पहली सीढ़ी जो है कि कोई सुनने वाला हो आपको, और वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। और वहाँ के जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो कोई आपको दवा नहीं दे रहे, वो केवल सुन रहे हैं, क्योंकि पश्चिम में परिवार का आधार बहुत कमज़ोर रहा है और वहाँ कोई सुनने वाला नहीं एक-दूसरे को। हमारे यहाँ जैसे नहीं है कि दादी अम्मा हमें कुछ बोल रही है, हम सुन रहे हैं, हम वहाँ उन्हें अपने माँ-बाप से, अपने ग्रैनी से, ग्रैंडमॉम, ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमॉम से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और वो काफ़ी अकेलेपन में वो लोग जीते। अब उनकी जो ये जो 70 प्लस, 80 प्लस जो जो एज ग्रुप है, वो काफ़ी लोनलीनेस में है, तो उनकी लाइफ़ बिल्कुल अलग है। तो इसलिए वहाँ पे ऐसी ही प्रक्रिया चल सकती है कि मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स के पास लोग जाएँ और उसको अलग-अलग स्टेज 1, स्टेज 2 का नाम दे दें और फिर कुछ कहें कि ये क्लिनिकल डिप्रेशन है, ये है। मूल रूप से जो बात है वो हमें समझ में आ रही है, लेकिन उसे अलग-अलग उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव एंगल दे दिया। और साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको दवा, उसे पता है कुछ ख़ास होगा नहीं, कुछ-कुछ केमिकल्स से फ़ायदा कब होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता, होता है कुछ। आप वो कहेंगे कि इससे आपको सेरोटोनिन ये असर करेगा, ये फलानी चीज़ इससे आपको केमिकल से ये हो, न्यूरॉन्स पे ये असर होगा। जो भी चीज़ें हैं वो एक अंश तक है। मूल रूप से वो क्या कर रहे हैं कि आपके सामने सुनते हैं आपकी बात को पश्चिम में। आप बोलिए, आप आधा घंटा, 1 घंटा अपनी पूरी, और जो लोग हैं समस्या में वो बताते हैं मेरे साथ ये हो गया है, और केवल सुना जा रहा है उनकी बात को, मेरे साथ ये हो गया है, कैन यू इमेजिन माय सन किक मी आउट फ्रॉम माय ओन हाउस, और ये प्रॉब्लम है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, और केवल उसे उन्हें सुना जा रहा है। जब आप किसी की बातों को सुनते हैं आधा 1 घंटा, केवल सुनते हैं, तो कई जो उनमें जो दबी हुई जो उनकी जो एक बेचैनी, एंग्ज़ायटीज़ है, जो एक गाँठ बन के रह जाती है, वो खुल जाती है। तो थोड़ा-सा बेहतर उन्हें महसूस होता है। लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन वो भी नहीं है, वो केवल एक शुरुआत है। और जो पश्चिम से पढ़े हुए लोग यहाँ आते हैं पूरब में, वो यही कहते हैं कि देखो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का, काउंसलर्स का कॉन्सेप्ट है, हमें भी करना चाहिए। ओपन अप, स्पीक अप। ये एक अर्ध सत्य तो है, आधा एक आंशिक सत्य है। लेकिन जो पूरी बात वो नहीं बताते वो ये कि वहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वेस्टर्न के, वो खुद किसी दूसरे सीनियर्स के पास जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में भी वो वही चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो जो वहाँ पे रिलेशनशिप काउंसलर है, उसकी अपनी रिलेशनशिप भी टूटी हुई है और वो उसी प्रॉब्लम से ग्रस्त है। तो ये वहाँ पे एक ट्रैप चल रहा है। ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। पूरब में ये धारणा रही है, अब पश्चिम में चूँकि अब माइंड पे मैंने कहा कि मेंटल लेवल पे खेल होता है, फिलॉसफी इज़ जस्ट स्टडी ऑफ माइंड। बुरी चीज़ों को अच्छी चीज़ों से की तरफ आप ले जाओ। सोच सही है, लेकिन ये कितना प्रैक्टिकल है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो मेंटल लेवल पे वहाँ पे, माइंड के बियॉन्ड वहाँ नहीं जा सकते। मेंटल लेवल पे बात होती है। तो अब इसमें क्या होता है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी भी वो आदर्श बन नहीं पाते, जो कि आप दूसरों को शिक्षा देते हैं। आप जो दूसरों से कहते हैं बड़ी-बड़ी बातें, वो आप अपने जीवन में आप उसे उतार नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हालात वैसे हैं। सोसाइटी में आप जहाँ रह रहे हैं, आपको उसका असर तो होगा ही। और पूरब में ये धारणा रही है कि आपकी बड़ी-बड़ी बातें, ज्ञान मुझे नहीं सुननी। आप खुद क्या हैं? क्या आपके व्यक्तिगत जीवन से ये उतरा है? आपके व्यक्तिगत जीवन में अगर ये परिलक्षित होता है, तभी आपका अनुकरण लोग करेंगे, तभी आपको मैं सच्चा गुरु मानूँगा। नहीं तो मैं आपको पाखंडी कहूँगा। और पश्चिम में चूँकि ये एक लिमिटेशन है, इसलिए वहाँ पे हिपोक्रेसी कोई जानबूझकर कोई करता है ऐसा नहीं है। कभी-कभी हिपोक्रेसी एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि समाज का ढाँचा वैसा है। इसीलिए पश्चिम में ये जो हिपोक्रेसी आ गई वो इसलिए क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में वो उस उच्च आदर्श को नहीं जी सकते। इसीलिए उन्हें एक डबल, एक बाइफरकेशन पर्सनैलिटी हो जाती है कि आप बोल कुछ और रहे हैं, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, घंटों आपको लोग ऑडियंस सुन रही है, आप बेस्ट सेलर्स लिख रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में आप खुद उस वाइड में जी रहे हैं, आप खुद डिप्रेशन में हैं और अवसाद में हैं और आपके पास कोई समाधान नहीं उसका। ये एक फ़र्क है। इसीलिए
वहाँ पे जो धारणा है वो हमारी बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जो जैसे गुरु गोरखनाथ एक कहानी है कि गुरु गोरखनाथ के पास एक युवक जैसे फ्रस्ट्रेटेड कोई रहा होगा, वो गया और वो कहते हैं कि मैं मर जाना चाहता हूँ और मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा। तो कहानी ये है, बहुत पहले मैंने बचपन में सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी और वो एक कोट भी बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, मरो हे जोगी मरो। उन्होंने ये कहा कि कोशिश करके देख लो, तुम मरोगे ही नहीं। उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की, ये नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करते, तुम बहादुर बनो। उन्होंने कहा कि जाओ कोशिश करके देख लो, तुम मरोगे ही नहीं। तो अगर बच्चों का खेल खेलना है तो जाओ कोशिश करके देख लो, तुम चौंकोगे कि तुम मरोगे ही नहीं, तुम मर ही नहीं सकते। अगर वास्तव में तुम्हें मरना है, वो अगर मरना चाहिए तो मेरे पास आना, तैयार होकर आना। ये बच्चों का खेल नहीं कि अभी तो शरीर, हमने शरीर को सत्य माना नहीं। अब वो समझ रहा है कि साध है मेरे जीवन में, मैं मर जाऊंगा। शरीर को क्षति करने की बात है, आप किसी दूसरे के शरीर को क्षति कर सकते हैं, अपने शरीर को क्षति कर सकते हैं, लेकिन आप ना उसका शरीर है ना अपना शरीर है। ये उन्होंने कहा कि जाओ कोशिश करके देख लो, तुम चौंकोगे कि शरीर छूट गया लेकिन फिर भी तुम मरे ही नहीं, तो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। मरो हे जोगी मरो, क्योंकि मरण भर है मीठा। उन्होंने आगे कहा कि तिस मरणी मरो जिस गोरख मरी तीठा। अगर सच्चा मरना है तुम्हें, तो जैसे गोरख मरा है उस तरीके का मरो। तो वो एक संदर्भ अलग है। अगर सच्चे मायने में अगर सत्य के डीप जाना है, तब मेरे पास तैयार होकर आना, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सत्य है का ये तो असत्य है, ये तो केवल शरीर छूट जाएगा। और जैसे पोथी का जिल्द बदलते हैं हम, वो एक एक जिल्द चला जाएगा, दूसरा जिल्द आ जाएगा, कहीं वो आत्मा किसी और का शरीर ले लेगी, फिर वो शटल जो 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 बॉडी है, जो कहते हैं कि वो सूक्ष्म शरीर बदलेगा, और फिर वही चीज़ जो इनकम्प्लीट डिज़ायर अभी है, वो किसी और शरीर में वही इनकम्प्लीट डिज़ायर रहेंगे, वही प्रॉब्लम है, समाधान नहीं हुआ। ये एक कहानी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन ये चीज़ पश्चिम में बिल्कुल उलट रही है इसके। तो मैंने जो ये बैकड्रॉप की बात कही है, वो पूरब और पश्चिम के भेद, मनोवैज्ञानिक भेद की बात कही है, उसी में आपको ये जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, इसके सभी समाधान मिल जाएंगे अगर आप इस पे खुद से सोचना चाहें। इस पे अपने आप लॉजिकली, अगर आप तर्क में भी, तर्क से भी आप जानना चाहते हैं। अनुभव एक माध्यम है, तर्क वितर्क एक माध्यम है। कई सारे हमारे भारत में भी तो 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज हैं, उसमें अलग अलग है, न्याय है, वैशेषिक है, आप किसी भी, सांख्य है। तो अलग अलग लोगों की, किसी की साइंटिफिक टेम्परामेंट होती है, किसी की ऑब्जेक्टिव सोच होती है, कोई क्रिएटिव होता है, जिसको जो सूट करे आप उस मार्ग से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मूल रूप से, इसलिए मैंने कहा कि जो विवेकानंद ने जो बात कही थी, वो ये कही थी कि हैंड्स ऑफ, ये इट्स नॉट राइट, वाई आर यू, तुम क्यों जा रहे हो, हु आर यू, दिस इज ट्रांसग्रेशन, इंट्रूजन है। तुम, आप कौन होते हैं वुमेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले? दे विल सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स, दे आर कैपेबल, दे आर मोर देन कैपेबल, और यू गिव देम जस्टिस। ये सत्यता की बात लाने के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन पश्चिम में, चूंकि हम मनोविज्ञान पे जीते हैं, तो वहाँ पे उनके जो हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल्स हो सकते हैं, वो कौन हो सकते हैं? साइमन फ्राइड हो सकते हैं, एच लॉरेंस हो सकते हैं। तो इस तरह के ही लोग जो मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजी, इससे कुछ आगे एक कदम प्रयोग, कुछ लोगों की हिम्मत हुई, जैसे कार्ल जुंग ने कुछ काफ़ी हिम्मत दिखाई। और कार्ल जुंग ने तो यहाँ तक कहा कि मन जो है, हमारा माइंड 7 मंजिला इमारत है। इसमें उन्होंने बात कही, कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है, फिर कलेक्टिव सब कॉन्शियस है, कॉस्मिक सुपर कॉन्शियस है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इस तरह की अलग अलग इमारत बताई कि उसके नीचे 3 तल, उसके ऊपर 3 तल। तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया कि उन्होंने नींव कार्ल जुंग ने रखी, जो उसी अध्यात्म की दिशा में ही शुरुआत थी, लेकिन एक सीमा तक रह गए, क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशन है, वो पश्चिम में शिक्षित हैं, पश्चिम की सोच कुछ और है। पश्चिम में डिकार्ड कहता है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। अब हम पूरब में इससे बिल्कुल उल्टी बात कहते हैं। हम क्या कहते हैं? आई एम देयरफॉर आई थिंक। हम हैं तभी तो हम सोच रहे हैं। पश्चिम में ये कहते हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो अब डिकार्ड वो जो सोच है, वो पश्चिम की सोच है। तो ये एक जो मूलभूत भेद है, ये अलग अलग तरीके से आपको दिखेगा वहाँ की राइटिंग्स में, वहाँ के फिलोसफर्स के आइडियाज़ में। लेकिन क्या आपको ये देखना चाहिए, लिटमस टेस्ट ये है कि क्या समस्या का समाधान हुआ? साइमन फ्राइड ने क्या कहा?
पूरी ज़िंदगी वो रिसर्च करते रहा इस सब्जेक्ट पे, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। क्या कहा उसने? उसने अंतिम में ये कहा कि मैं वुमेन के डब्ल्यू को भी समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? मन के स्तर पे आप अगर समझने चलेंगे, आपको पता है कितने न्यूरॉन्स होते हैं? आप एक-एक न्यूरॉन को समझ सकते हैं। आप विभाजन करते जाएँगे, वो एटम एटम के अंदर ये, उसके अंदर ये, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये जो चीज़ है, अब जैसे आप यूनिवर्स को आप एक्सटर्नल स्टडी करने जाएँगे, आज आप कहेंगे ये फारदेस्ट स्टार है। फिर क्योंकि आप फारदेस्ट आपका एक लिमिटेशन बताता है, लेकिन यूनिवर्स आप कह रहे हैं एंडलेस है, तो उससे भी फारदर आपको दिखेगा। फिर उसका कोई अंत नहीं है। तो साइंस और अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी में एक बुनियादी भेद, एक और भेद वो ये है कि साइंस केवल नोन और अननोन में विश्वास रखता है, और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म जो हमारी है पूरब की, भारत की, वो ये है, इसमें 3 चीज़ें हैं। ज्ञात, नोन अननोन के अलावा एक अननोएबल भी है। नोन, अननोन एंड अननोएबल। ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय, जो जाना नहीं जा सकता। आप कहेंगे कि ये तो फिर झूठी बात हो गई। क्या होता है अज्ञात, अननोएबल क्या है? साइंस के टर्म में ही समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई ग्रह हैं, लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। लाइट को जितना समय लगता है पृथ्वी पे पहुंचने में, वो लाइट ईयर है। जितना साल लगता है जो जो तो मतलब कि अगर एक लाइट ईयर डिस्टेंस है अर्थ और किसी प्लैनेट ग्रह के बीच, तो इसका मतलब कि 1 साल का समय लगा वहाँ से प्रकाश को चल, क्योंकि प्रकाश उनका नहीं है, वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगा प्रकाश आएगा, यहाँ तक पहुँचेगा, तब हमें एहसास होगा कि वो प्लैनेट है, वो दिख रहा है, वो लाइट ईयर। उस तरीके से कितने ऐसे प्लैनेट हैं जो जहाँ से प्रकाश चल चुका है उस ग्रह से, उस कॉस्मिक सेलेस्टियल बॉडी से, और वो अभी तक पृथ्वी पे पहुँचा नहीं, 50 साल और लगेंगे पहुँचने के। ऐसे भी कई ग्रह, ऐसे भी कई प्लैनेट, स्टार्स हैं, कॉस्मिक बॉडीज़ हैं, जहाँ से लाइट चल चुकी और 10,000 साल बाद पहुँचेगी। ऐसे भी प्लैनेट हैं जहाँ से लाइट चली थी जब पृथ्वी नहीं बनी थी, और जब पृथ्वी का अंत हो जाएगा, जो जिस साइंटिस्ट जो कह रहे हैं जिस टाइमलाइन, उसके बाद पहुँचेगी। तो जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी, जब हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, और उसके पहले वो लाइट था, जो भी हम देख रहे हैं पृथ्वी के बनने के बाद, वो हमारा माइंड, कॉग्निटिव जो हम कह रहे हैं, वो सब अंडरस्टैंडिंग उसके बाद आई। जब वो ख़त्म हो जाएगी, जब सब खत्म हो जाएगी, तब वो लाइट आएगी, तब कौन होगा ये देखने के लिए कि हाँ 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 वो प्लैनेट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अननोएबल जो चीज़ है, ये साइंस इस पर नहीं सोच सकता, लेकिन अध्यात्म सोचता है इस पर, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय। और ये तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको। ये अज्ञेय जो चीज़ है, ये दरअसल मेडिटेटिव कॉन्सेप्ट है, भीतर जाकर समझने की उस दिशा में एक प्रयास है। तो अब मैं वापस उस विषय पे आता हूँ, जो नारी सशक्तिकरण व एम्पावरमेंट की बात है। साइमन फ्राइड ने कहा कि उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट की बात कही थी, 2 सिद्धांत। क्या कहा था उन्होंने? वोयूर और एग्जिबिशनिस्ट, जिस पे अलग अलग तरीके से, अब फ्रैंक लैकन, नहीं, जैक लैगन, उन्होंने भी इस पे काफ़ी चर्चाएं लिखी हैं, जो फ्राइड ने कही थी, वोयूर और एग्जिबिशनिस्ट। तो ये जो द्वैत है, दरअसल ये आप देखेंगे तो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, और ये यिन और यांग, या फिर मैटर और स्पिरिट, इसी द्वैत का ही एक अलग एक्सटेंशन है, और कुछ नहीं है। तो हमारी पूरब में, भारत में धारणा जो रही है, हमने मेल और फीमेल कहा ही नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। पश्चिम में उन्होंने कहा है मेल फीमेल, तभी आप ये कह रहे हैं ना कि एरिस्टोटल ने जो बात रखी है हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स में, उन्होंने ये कही है कि वुमेन के टीथ कम दांत होते हैं मेन से, जो गलत है। पॉलिटिक्स में उन्होंने कही है कि वुमेन मेन से सो इन्फीरियर है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मैटर पे जा रहे हैं। मैटर से आपको जो दिख रहा है बाहर, स्पिरिट का आपको पता नहीं। अब मैटर में बिलीव करते हैं तो आपको ये लगेगा ये मेल है, ये स्ट्रांग है, ये वुमेन है, तो तब आप मैटर में उलझे। लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप मुड़ते हैं, तो आपको पूरब की धारणा समझ में आती है। जो पूरब ने कहा वो ये कि मेल और फीमेल कोई 2 चीज़ नहीं है। उन्होंने पूरब में क्या कहा भारत में, कि हर जो भी इंसान है, जो हर व्यक्ति जो है, आधा पुरुष आधा स्त्री है। इनफैक्ट पुरुष और स्त्री दोनों है, उसके बिना हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम, कॉमन सेंस ये है कि हम माता पिता दोनों उसके अंश हैं, तो हम कैसे एक हो सकते हैं? कोई पुरुष कैसे हो सकता है, कोई स्त्री कैसे हो सकती है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। हम दोनों से आए हैं, हम
दोनों ही होंगे। तो पूरब में यहाँ अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई और पश्चिम में अर्धनारीश्वर समझने में काफ़ी समय लगा उन्हें, धीरे धीरे शायद समझ में आए बात। लेकिन वहाँ अर्धनारीश्वर को समझना मुश्किल, हज़ारों साल पहले तो बहुत मुश्किल था। तो इसलिए और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी चिढ़ भी होती है यहाँ पे कि भारत के लोग नारी को कैसे देवी बना के पूजते हैं। यहाँ जो शाक्त समुदाय है ये कहता है कि नारी ही नारायणी, मतलब जो यहाँ गॉड की जो ईश्वर की कल्पना है वो नारी के रूप में की गई है और इस चीज़ से चिढ़ होती है उन लोगों को। ये क्या है, ये मतलब ये तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे पुरुष को ही वो सुपीरियर मानते आए हैं तो उनका गॉड भी वैसा ही होगा। तो अब जैसे नित्से ने चुटकी लेकर एक बात कही है, जिस बात से मैं सहमत नहीं। उन्होंने कहा है कि बुद्ध जैसे लोग को मैं गॉड नहीं मानता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्त्रैण है। तो उनके लिए वो स्त्रैण गॉड हो ही नहीं सकता। उनके लिए है कि मतलब गॉड मतलब मैचो मैस्कुलाइन सुपर कोई हो, जो उनकी सारी फिल्में मूवीज़ भी वैसे बनती हैं, थोर वोर इस तरह की जो जो एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन इमेजिनेशन वही है कि वो जो कोई बिल्कुल ही मैचो वो ये कर ले, वार कॉन्करिंग। इसीलिए अलेक्जेंडर वहाँ ग्रेट है, यहाँ ग्रेट नहीं है। भारत में अलेक्जेंडर ग्रेट नहीं है। जब तक आप थोप के पढ़ाएंगे टेक्स्ट बुक में वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ के मूल सिद्धांत में यहाँ अलेक्जेंडर ग्रेट नहीं है, यहाँ पे महावीर महान है। क्यों? क्योंकि अलेक्जेंडर ने सिकंदर ने बाहर जीतने की कोशिश की, महावीर ने अपने भीतर खुद को जीतने की कोशिश की। इससे जिनेंद्र कहा गया उन्हें, जिसने अपने आप को जीता वो जिनेंद्र, वो महान है। तो यहाँ ये फ़र्क है, ये यहाँ महावीर महान है, पश्चिम में अलेक्जेंडर महान है, अपनी अपनी सोच है। तो अब जो मैं आपको ये कह रहा था अभी कि ये जो जो अवधारणा है, जो इसमें जो 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 भेद है, यहाँ पूरब में हम भारत में कहते आए हैं अर्धनारीश्वर, पुरुष और स्त्री दोनों दोनों हैं, हम दोनों हैं। और आपको बाहर से भेद करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं। आप अगर अपने भीतर, आप अगर आध्यात्मिक हैं तो आपके भीतर का पुरुष, आपके भीतर की स्त्री एक हार्मोनी में, एक सिंक में रहते हैं। जब एक है तो आप उस अवस्था में चले जाते हैं जब आप इन सब डिफरेंसेस को ट्रांसेंड कर जाते हैं। मेंटली आपको बताना नहीं पड़ता ये अच्छा है, ये करो, ये कमांडमेंट्स, ये मेरे रिलीजन है, ये 10-12 कमांडमेंट्स है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उस सब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो कमांडमेंट्स है समय और स्थान से लिमिटेशन है। आप किसी और कालखंड में, इतिहास में आप जन्म लेते हैं तो आपको हंसी आने लगती है, यार ये कैसी बात लिख दी गई है, लेकिन डर के मारे आपको फॉलो करना पड़ता है क्योंकि अब एक फॉलोइंग है उस विचारधारा की। तो इसीलिए कमांडमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम ये करो, तुम वो करो। ये कौन होता है कोई किसी को कमांडमेंट देने वाला? लेकिन अगर आपके भीतर की पुरुष और आपका भीतर का पुरुष और स्त्री एक हो जाते हैं तो आप में वो खुद ही एज ए रिजल्ट, एज ए कॉन्सिक्वेंस वो आप बन जाते हैं, उससे आप आध्यात्मिक बन जाते हैं। तब आप डिस्क्रिमिनेशन आप कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते ना। मैं अगर मुझे खुद पता है कि मैं खुद वही हूँ, तो मैं अगर खुद तेज नहीं दौड़ सकता तो मैं किसी और का मजाक उड़ा सकता हूँ, यार तुम तेज नहीं दौड़ते, यार मुझे पता है यार मैं खुद नहीं दौड़ता। तो ये चीज़ एक फ़र्क रही है। अब विज्ञान ने धीरे धीरे इस बात पे निष्कर्ष निकाला हाल फिलहाल में। कई बातें जो पूरब में स्पिरिचुअलिटी में कही गई वो विज्ञान ने 20वीं शताब्दी में आकर उसे खोज निकाला। तो उन्होंने फिर माना कि हाँ, क्रोमोसोम की बात होती है, एक्स वाई, और फिर एक्स वाई क्रोमोसोम्स के बाद वो जो प्रोसेस है चाइल्ड का, जो डेवलपमेंट का, जाइगोट, फिर उस तरीके से जो होता है जन्म। तो अगर आप एक्स और वाई दोनों से आए हैं, ये आप तो कह ही नहीं सकते कि मैं सिर्फ एक्स हूँ, मैं सिर्फ वाई हूँ। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मूल रूप से तो वही बात है ना कि आप हैं तो दोनों ही, आप पुरुष और स्त्री दोनों से आए हैं। इसलिए ये भेद गलत है कि कोई पुरुष है तो हमने क्या कहा, फिर भी आप जीते तो बाहर हैं, हम आध्यात्मिक हो सकते हैं लेकिन हमें जीना तो संसार में है। पश्चिम के लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र में भी रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो लिखा है युधिष्ठिर और भीष्म के जो संवाद में, कि वो कह रहे हैं कि नर जिस पर चलता वो मिट्टी है, आकाश नहीं है। अब हमें जीना तो संसार में ही है। तो यहाँ पे हमने कहा पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, इस फर्क को अच्छी तरह से समझ लीजिए। पुरुष और स्त्री नहीं है वो, उसके जैसा, उसके आकार का। लिंग का मतलब जो होता है उसका आकार, रिप्रेजेंटेशन। पश्चिम में एक और गलत धारणा है शिवलिंग को लेकर भी, लिंग जो होता है वो फैलस नहीं है, वो गलत इंटरप्रिटेशन है। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है रिप्रेजेंटेशन, उसका आकार, स्तंभ। यजुर्वेद में भी इस बात को लेकर कही गई है बात।
तो ये जो लिंग मतलब उसके आकार का, तो जब पुरुष को पुल्लिंग को कहा जाता है पुंलिंगे, उसके आकार का, स्त्रीलिंगे मतलब स्त्री के जैसा रिप्रेजेंटेशन। अब नियरेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो हो सकता है, तो हम स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग हम हर किसी को नहीं कह सकते, स्त्री ही कहेंगे, क्योंकि वो उसके आकार की वही स्त्री है, उसके आकार का पुरुष है। लेकिन बाहर से ये हमने कहा है कि बाहर माया है, लेकिन बाहर ये माया की दृष्टि से इल्यूजन में हम कह सकते हैं कि ये पुरुष है स्त्री। लेकिन भीतर अगर अगर हम आध्यात्मिक हैं तो हमें इस बात का एहसास है कि है तो हम दोनों एक ही। इसीलिए सच्ची रिलेशनशिप तभी टिकेगी, अरेंज मैरिज करें आप चाहे लव मैरिज करें, तभी टिकेगी जब दोनों लोग आध्यात्मिक हो। तो दोनों लोग जब आध्यात्मिक होंगे तो इसके पार चले जाएंगे। फिर एक अंडरस्टैंडिंग नहीं को लाना नहीं पड़ता, आपको रिलेशनशिप काउंसलर के पास नहीं जाना पड़ता, वो खुद ही वो आती है, एक बाई प्रोडक्ट के रूप में आती है। तो ये एक भेद है। और चूंकि बाहर में वहाँ पे पश्चिम में अर्धनारीश्वर इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, पुरुष और स्त्री एक है ये मानते नहीं, इसलिए वहाँ पे पहले ये धारणा बनाई गई, एरिस्टोटल ने जो कहा कि मेन आर सुपीरियर वुमेन आर इन्फीरियर। उसके बाद जब इसको लेकर आक्रोश हुआ तो अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब ये मूवमेंट हो रहे हैं, वो मूवमेंट हो रहे हैं, आपको पता है किस किस तरह के मूवमेंट वहाँ हुए हैं। और उसको लेकर आज भी आप देखेंगे कि एक अलग अलग मूवमेंट्स, अभी बहुत सारे मूवमेंट्स आएंगे वहाँ पे पश्चिम। और अब वो लोग, चूंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो ग्लोबलाइजेशन में हम बाहर से अच्छी चीज़ें तो आती हैं, बुरी चीज़ें भी आती हैं, इनफैक्ट अच्छी से बुरी चीज़ें ज़्यादा आती हैं। इसलिए वहाँ की बीमारियाँ भी हम लेने लगे हैं। अभी आज पैंडेमिक का दौर है, आपने देखा, हमारे यहाँ पैंडेमिक नहीं था लेकिन पश्चिम से आया, यही होता है ग्लोबलाइजेशन में। तो बाहर से हम पैंडेमिक लेंगे। पैंडेमिक शब्द जो है वो सिर्फ ये कोरोना वायरस से कुछ लिमिट मत रखिए, हर तरीके की रोगनता बीमारी हम बाहर से भी हम लेंगे। और एक हमारी एक जो लोग कहते हैं ना कि बाहर से हम अच्छी चीज़ें नहीं लेते, बुरी चीज़ें लेते हैं, उसका साइकोलॉजी मैं बताता हूँ क्या है। और ये हमारी तारीफ नहीं है, ये बहुत ये गलत बात है, ये हमारी त्रुटि, इसको हमें समझना पड़ेगा। अच्छी चीज़ें हम क्या ले सकते थे पश्चिम से, कितने साफ सुथरे वहाँ के रोड हैं, ये हम नहीं लेना चाहते। आज भी हम खाकर, आप अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को देखेंगे खाकर रैपर जरूर फेंकेंगे, बस से उतरेंगे, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है बस से उतर कर इधर उधर कोई नहीं देख रहा, टिकट गिरा कर चल दी। अब वो कहते हैं डस्टबिन नहीं है भाई, और मैं तो कोशिश करता हूँ, मैं तो पॉकेट में रख लेता हूँ कोई भी रैपर या ये वो डस्टबिन। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर किसी के लिए शायद ये बहुत उन्हें मुश्किल होता है कि डस्टबिन नहीं मिल रहे हैं तो यहीं गिरा दिया। तो ये एक चीज़, अच्छी चीज़ हम सीख सकते थे, क्योंकि पश्चिम में जुर्माना है इस पर, बहुत ही अच्छी चीज़ें हम नहीं सीखे, लेकिन बुरी चीज़ें वहाँ की सब चीज़ सीख ली। तो वो चूंकि अपने क्लाइमेट में जो पहन रहे हैं वो हैट और जेंटलमैन और ये वर्ल्ड वॉर 2 वाला क्लोथ, आपको जरूरी नहीं है कि आप वो यहाँ अपने गर्मी में पहने। हमारी बीमारी वही है। अब जब मैं कपड़ों की बात करता हूँ तो सबसे पहले लोग लेक्चर देना शुरू करते हैं कि लड़कियां गलत कपड़े पहन रही है। अब मैं उसी चीज़ पे बात करूँगा कि मुझे या आपको किसी को बोलने का ये हक नहीं है कि कौन क्या पहने, किसी को क्या पहने। लेकिन जो विवेकानंद ने जो उस वक्त बात कही थी वो एक अलग समय में बात की थी, 1890 में। उन्होंने कहा था कि वाई आर यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, किसी मैन को ये मत पूछो कि वुमेन के लिए क्या करना चाहिए, हैंड ऑफ, दूर रहो, तुम उन्हें बस शिक्षा दो, अधिकार दो, और वो खुद अपनी प्रॉब्लम। तो कभी भी किसी मैन को दरअसल कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए किसी भी वुमेन से रिलेटेड चीज़ में, उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें वो करना चाहिए, बात ही बहुत छोटी लगती है। तो ये सही चीज़ तो ये होगी कि वो दूर रहें और उन्हें केवल राइट दें, अधिकार दें, उन्हें वो सपोर्ट लेटर दें जिससे वो कैपेबल बने, आत्मनिर्भर बने और अपने फैसले ले सकें। लेकिन हम इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हम लोग, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग कई सेंचुरीज में दिव्यात्मा महात्मा होते हैं, हम लोग एक साधारण लोग हैं और हमारे पास हम लोगों में कमियां हैं। हम लोग अभी बहुत नीचे हैं, हमें काफ़ी ऊपर जाना है अपनी सोच में। हम वैसे लोग हैं जो एक तरफ बड़ी बड़ी बात कहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की हैशटैग्स लगाते हैं, फिर आइटम सॉन्ग्स आते हैं तो उसे देखते हैं, उसे रिवाइंड कर करके देखते हैं। तो ये जो विवेकानंद जिस समाज को कह रहे थे वो अलग समाज था, और जिस समय में कह रहे थे उस वक्त उन जैसे महान लोगों को ये पता नहीं था कि आगे वीडियो आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा तो वीडियो के बाद फिर इंटरनेट आ जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा तो इंटरनेट पे फिर वीडियोस आने लगेंगे, और फिर वीडियोस जब आने लगेंगे इंटरनेट पे तो वैसे टॉपिक्स ज़्यादा वीडियो आएंगे, देखे जाएंगे, कंटेंट कंज्यूम होगी, जो फिर
जो कि सबसे ज़्यादा बिकती है। क्या सबसे ज़्यादा बिकती है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वो चीज़ क्या है? सृष्टि का दबाव है ना एग्जिस्टेंस पे, एग्जिस्टेंस का दबाव है, काम वासना जो सेक्स जो एक विषय है, वो हर स्पेसीज़ प्रोजेनी को रिप्रोड्यूस करने के लिए करता है। तो एग्जिस्टेंस ने ये जानबूझकर हमारे अंदर वो थोप कर रखा है कि ये काम वासना रहे आपके भीतर, नहीं तो फिर रुक जाएगी। तो वो सबसे ज़्यादा चर्चित विषय है, अब उसको सुलझा दीजिए। तो वीडियो में फिर वो आ गई, फिर पोर्नोग्राफी आ गई। फिर पोर्नोग्राफी आ गई तो फिर उसमें अब धीरे-धीरे आप इतना नीचे जा सकते हैं इसकी कोई कल्पना नहीं है। तो क्या उन महान लोगों को ये इस बात का थोड़ी एहसास था कि 200 साल के बाद इतना नीचे गिर जाएगा ह्यूमन सिविलाइजेशन की चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसी बातें होने लगी। और फिर तरह-तरह से ये रैकेट और ट्रैफिकिंग इसकी जो चीज़ें हैं, ये पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के नाम पे ट्रेड होने लगेगा एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सब चीज़ें उन्हें पता नहीं थी। आप किसी भी बड़े से बड़े फिलोसोफर्स की बात ले लें, उन्हें वो उस दौर में कह रहे थे जब ये सब कुछ नहीं था। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। चार्ल्स डिकॉल फ्रांस का एक बहुत बड़ा एक जो 20वीं शताब्दी में उनका एक लीडर था। उन्होंने इस बात को कहा था कि हम वर्ल्ड वार 1 में फ्रांस इतना सक्सेसफुल हुआ और वर्ल्ड वार 2 में कैसे पटखनी मिल गई फ्रांस को, है ना? तो फ्रांस कैसे हार गया, उसका एक कारण उन्होंने कहा। उन्होंने माना कि हम वर्ल्ड वार के बाद बहुत ढीले पड़ गए और हमारे यहाँ पहले पब्स खुले, फिर थिएटर खुले, फिर बार्स खुले, फिर हमारे यहाँ अलग-अलग तरीके के, हम बहुत ही लूज़ हो गए और हम ढीले पड़ गए, ऐसी उनकी सोच थी। तो और उन्होंने अब वर्ल्ड वार 2 के बाद जब उन्होंने सबसे पहला काम किया कि ये सारी चीज़ों को बंद कर दिया उन्होंने। फ्रांस में तो हाल-हाल तक उन्होंने ट्रांसमिशन रोक दिया था ग्लोबलाइजेशन की। मैं इसके फॉर अगेंस्ट भी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उन्होंने ऐसे प्रयास किए, हाल-हाल तक। आज भी आप अगर आपके कोई मित्र जाते हैं फ्रांस या स्पेन, आपको पता है कि अंग्रेज़ी उन्हें आती भी है फिर भी नहीं बोलेंगे। और केवल 10-11 कंट्रीज़ हैं जो नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, बाकी जो जितने भी देश हैं, वो अपनी ही भाषा में बात करते हैं और उनकी ज़िंदगी चलती है। कहने का मतलब ये हाल-हाल तक कई देश ने ऐसे प्रयोग किए थे कि हम इसमें आने नहीं देंगे ग्लोबलाइजेशन। लेकिन चूँकि हम भारत में 91 में जो हमने ग्लोबलाइजेशन को एम्ब्रेस किया था सो कॉल्ड, जैसे उसके पहले हमारे यहाँ वैश्वीकरण था ही नहीं ये शब्द। ये सोच गलत है कि 91 में इंडिया ग्लोबलाइज़्ड हो गया। क्या हम हम पढ़ा रहे हैं अपने लोगों को? तो हमने क्यों एम्ब्रेस किया था उसके कारण थे। हमारी मजबूरी है। आप समझिए इस चीज़ को। 1991 में तत्कालीन जो फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, उनकी स्टेटमेंट क्या थी कि वी नीड इमीडिएट एक्शन इज़ द नीड ऑफ द आवर, इमीडिएट एक्शन इज़ द नीड ऑफ द आवर टू रिस्टोर कॉन्फिडेंस इन द इंडियन इकोनॉमी। आप समझिए, कोई आईसीयू में है, उसे इमीडिएटली बाहर लाने की ज़रूरत है। अगर प्रेशर मेडिसिन दवा आपको देना है, आप दीजिए, आप बाहर लाइए। लेकिन जब एक बार वो ठीक हो के आ गया, उसके बाद भी वही मेडिसिन आप उसको देते रहेंगे। आप समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं उसके साथ? उसको और आप बीमार बना रहे हैं। ये हमने किया। तो हम 91 में हम इसलिए नहीं कहते कि हम कुछ नहीं है, आप आइए ग्लोबलाइज़ करके भारत का उद्धार कर दीजिए। हम कहते हमारी मजबूरी थी भैया। 15 दिन के हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बचे थे। इम्पोर्ट बिल चुकाने के पैसे नहीं थे। हमारी स्थिति बहुत ख़राब थी। बैलेंस ऑफ प्राइम पेमेंट की क्राइसिस हो गई थी। तब हम गए थे 1991 में, हमारी स्थिति ख़राब थी। और जब आप मजबूरी में किसी के पास मदद मांगने जाते हैं, तो होता है ना कि हर कोई धर्मात्मा नहीं हो सकता। वो आपको कुछ लोग आपको मदद करेंगे, लेकिन उसमें अपना फ़ायदा ज़रूर निकालेंगे। वही उन्होंने किया। पश्चिम में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कोई आपका सेवा उनको दया आ गई आपके ऊपर, ऐसा नहीं है। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है ये पश्चिम से रिलेटेड। इनफैक्ट चलिए मैं मान लेता हूँ कि आईएमएफ में ब्रिटेन और यूएस दोनों की इन्फ्लुएंस है। वर्ल्ड बैंक में तो पूरा अमेरिका की इन्फ्लुएंस है। ब्रिटेन वुड की उनकी हिस्ट्री रही है, जिस वर्ल्ड वार 2 के बाद जो बनाए गए थे कि तत्कालीन सब कुछ बिखर गया था, तो तत्कालीन लोन लेकर। तो आज अमेरिका अमेरिका सभी पूरी दुनिया जानती है कि उनका मैक्सिमम स्टेक है उस पे और उनका इन्फ्लुएंस रहता है। तो ग्लोबलाइजेशन में उन्होंने कोई उपकार नहीं किया था हमारे ऊपर, हमें ये देकर कुछ कंडीशनैलिटीज़ रखे थे कि वो कंडीशनैलिटीज़ आप फुलफ़िल करेंगे, तभी आपको हम ये देंगे। और क्या-क्या कंडीशनैलिटीज़ उन्होंने रखी? डिवैल्यूएशन कर दीजिए करेंसी की, एक्सपोर्ट बढ़ाइए और फेयर प्ले ग्राउंड होने दीजिए, डोमेस्टिक मार्केट प्रोटेक्शन जो है उसको हटाइए, बाहर की कंपनी को आने दीजिए, व्हिच साउंड्स फेयर। ये देखिए, ये इसमें कोई सुनने में बहुत अच्छी बात लगती है कि भाई आप बाहर की कंपनी को क्यों रास्ता रोक कर रखें, उन्हें भी व्यापार करने दीजिए, आप फेयर ग्राउंड बनाइए, जो प्रोडक्ट अच्छा होगा वो बिकेगा। बात बहुत अच्छी लगती है। लेकिन हुआ क्या?
90 के दशक में क्या हुआ? क्या ये इसकी आड़ में, ग्लोबलाइज़ेशन की आड़ में, क्या ये वन साइडेड नहीं हो गया? ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं हुआ? एक ज़माने में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात कही थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उनकी उनकी जो पुस्तक है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस पे चर्चा हुई थी, क्या वो ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं हुआ 90s में? क्या कारण है कि यहाँ पे जो पार्ले एग्रो, जो थम्स अप जिसका पॉपुलर ब्रांड था, जिसका मार्केट था, उसे कोका कोला ने आकर ख़त्म कर दिया, टेक ओवर कर लिया। पार्ले एग्रो की अपनी मजबूरी रही होगी, कैश क्रंच उनको था, $60 मिलियन में शायद उन्होंने बेचा। लेकिन ये तो गलत बात होगी ना कि मार्केट आपने ख़त्म कर दिया। अब आपके पास पेप्सी बचा या कोका कोला बचा, पेप्सी और कोका कोला। बाकी चरणजीत सिंह ने बंद कर दी थी, जो इक्के तुक्के थे, 777 और कौन कौन सी, उन लोगों की क्या औकात थी कि इतने बड़े बड़े पेप्सी और कोका कोला से टक्कर ली। मूल रूप से दो बड़ी बड़ी कंपनीज रह गई, और जो भी इन दोनों कंपटीशन में जीते, पैसा जाएगा अमेरिका को। तो अब देखिए, इस तरह से उन्होंने, लैक्मी एक कॉस्मेटिक जाइंट थी, उन्होंने भी टेक ओवर किया। इस तरह से पूरी कई इंडस्ट्रीज को ख़त्म कर दिया उन्होंने। अब मैं यहाँ ग्लोबलाइजेशन की फॉर इस पर बात करने नहीं आया हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ग्लोबलाइजेशन वो 91 में जो LPG, यह हमारी उस समय की तात्कालिक परिस्थिति, मजबूरी, भाई हमारे पास नहीं, हमारे पास पैसे नहीं, क्या पैसे दोगे? और मैं, अगर ये वही बात हो गई कि कोई क्रूड एक इंसान है, और मैं एक किसी एक फिल्म में दिखाई गई है ये चीज़, मुझे याद नहीं आ रही है, इसी फिल्म में कि कोई स्त्री जाती है और पैसे मांगने की, मेरे पास पैसे नहीं है, और वो जो है, जो पैसे देता है, जो तो शोषण कर लेता है। ये कुछ वैसी ही बात हो गई। हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, और हम, IMF वर्ल्ड बैंक हमें बेल आउट कर रही है, लेकिन कुछ कंडीशनैलिटीज़ के आधार पे बेल आउट कर रही है, और उस कंडीशनैलिटीज़ में जो रूल्स वो कह रहे हैं, हम मान रहे हैं, उसका हमें नुकसान भी कई तरीके से हुआ। कई मार्केट हमारे ख़त्म हो गए इस तरीके से, और उनकी एंटी डंपिंग लॉज बहुत स्ट्रांग है अपने देश में, लेकिन हमारे यहाँ वो डंप कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट, हम डंप नहीं कर सकते। 90 के दशक में हुआ था ना, जो एक भारत की एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो एक स्कर्ट की प्रोडक्ट को डंप करने की, वहाँ पे डंपिंग नहीं थी, वो बेच रहे थे, और काफ़ी पॉपुलर हो रहा था वहाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम डंप नहीं करने देंगे आप स्कर्ट्स को, और बिल क्लिंटन इस पर काफ़ी भड़क गए थे, और उन्होंने, कोई बहाना नहीं मिला तो उन्होंने ये कहा कि ये इन्फ्लेमेबल है, और इस तरीके से अलग अलग तरीके से रोक लगाने लगे। तो वो वहाँ पे बाई अमेरिकन एक्ट लगा सकते हैं, लेकिन आपको, आपका प्रोडक्ट वहाँ पे, आपको कहेंगे कि आप डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्शन छोड़ दीजिए, और तरह तरह से जस्टिफाई करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स को ही। बेनिफिट्स है, बहुत बेनिफिट्स है, लेकिन उसकी जो दूसरी साइड है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दूसरे साइड वो बताएंगे नहीं आपको। एक्सपोर्ट वॉल्यूम पे बहुत बात करेंगे, एक्सपोर्ट वैल्यू की बात नहीं करेंगे कि कितने MOUs एग्रीमेंट साइन होते हैं, उसमें से कितना कन्वर्ट होता है, कि कितना रियल वैल्यू, कैश इन्फ्लोज कितना है, डोमेस्टिक सेविंग्स कितनी है, इन सब पे बात नहीं होगी। फाइनेंशियल कैपिटल की बात होगी, जो रिलायबल नहीं है, आज जापान में है, कल कोरिया में है, कल सिंगापुर में है। तो ये एक बहुत अलग विषय है, अलग ये विषय, इसके पक्ष और विपक्ष, और मैं किसी के पक्ष विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ ग्लोबल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अमर्त्य सेन ने जो 2002 में जो पुस्तक लिखी, फ्यूचर ऑफ ग्लोबलिज्म, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा है कि ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग न्यू, कोई नई बात ये नहीं है। नंबर 2, ग्लोबलाइजेशन कोई वेस्टर्न कंसेप्ट नहीं है, कोई पश्चिम ने ग्लोबलाइजेशन सिखा दिया दुनिया को, ऐसा नहीं है। नंबर 3, उन्होंने कहा कि जब तक इसका इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तब तो ग्लोबलाइजेशन को सक्सेस नहीं माना जा सकता। इसी चीज़ को अभिजीत मुखर्जी ने भी कभी कहा, 2 साल पहले, जो उन्हें और एस्टर डेविड को नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने यही कहा कि ग्लोबलाइजेशन से चलिए, आपकी अब 3 टाइम्स GDP बढ़ गई, आपकी PPP बढ़ गई, ये सब बढ़ गई, वो ठीक है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं, वो सब चैलेंजेस, इंक्लूसिव चैलेंजेस हैं, वो नहीं होता है, तो फिर बात बेमानी है। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होना चाहिए? जिसके पास जो सरप्लस है, आप उसी का आदान प्रदान करेंगे ना। पश्चिम में प्रोडक्ट सरप्लस है, वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, आप बोल रहे हैं कि आप मार्केट खोल दीजिए, हम आएंगे, आइए प्रोडक्ट बेचिए। यहाँ जो भारत जैसे देश है, उनके पास सरप्लस क्या है? स्किल्ड लेबर। तो ये स्किल्ड लेबर, इन्हें इजाज़त होनी चाहिए कि दूसरे देशों में जाकर वो जाएं और वहाँ काम करें। वो तो वो करने नहीं देते, बहुत ही कड़े प्रावधान है वहाँ के, वीज़ा के नियम कानून है। अब देखिए, 2 साल पहले की NFAP, नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी की रिपोर्ट में, जो यहाँ की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, उनकी वीज़ा रिजेक्शन रेट्स कितने हैं? टेक महिंद्रा 30%, कॉग्निजेंट 45%, इन्फोसिस 55%, TCS 30%, और उनकी जो अमेरिकन कंपनीज है, उनकी वीज़ा रिजेक्शंस कितनी हैं? गूगल, फेसबुक, अमेजन में 1%, 3%, 7%, बस। ये तो ये फेयर नहीं हुआ। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ये होना चाहिए कि आप अपना प्रोडक्ट लाइए, हम स्किल लेबर है, हमारे पास यही प्रोडक्ट है हमारा।
तो हम हमारे लोग जा सकते हैं वहाँ, आप जाने नहीं दे रहे हैं, आप वीज़ा लॉ है। और ये जो बड़ी-बड़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, इनकी वीज़ा स्ट्रांग होती है, वे कहीं भी जाना चाहें इनको तुरंत वीज़ा मिल जाता है। लेकिन अब चूँकि ये आप इन्हें सेकंड वर्ल्ड कंट्री कह रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह रहे हैं डेवलपिंग, इन यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। और तो ये काफ़ी पेचीदा विषय है। और चूँकि ये ग्लोबलाइज़ेशन हर तरीके से हुआ, इसलिए कंटेंट भी इससे अछूता नहीं है। कंटेंट भी अछूता नहीं है। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे हमारे नरसिंह राव, उन्होंने ये कहा था कि ये चैनल आ कैसे गए? तो एमटीवी और ये सब। तो अब जैसे मैंने कहा कि कई देशों ने ऐसे प्रयास किए कि प्रसारण रोक दिया जाए, ट्रांसमिशन रोक दिया जाए, संभव है। लेकिन आज आप इंटरनेट की इस तरीके की बाढ़ है, इसमें आप कैसे रोकेंगे कंटेंट को? कैसे रोक सकते हैं आप? बहुत ही कड़े नियम लाने पड़ेंगे आप। और आप जितने कड़े नियम लाएंगे आपको बैकलैश देना पड़ेगा अपने ही देश में। जो भी विरोधी पार्टी आपकी होगी, ए और बी और सी, वो आपको अपोज करेगी कि आप क्या कर रहे हैं, आप तो इंफॉर्मेशन को सप्रेस कर रहे हैं, दिस दैट। तो सवाल जो हमें पूछना चाहिए वो ये कि ग्लोबलाइजेशन जब आया तब क्या ग्लोबलाइजेशन के लिए हम तैयार थे? उस वक्त 90 के दशक में थे। आज हम शायद एलपीजी लगाते तो आज हम, हो सकता है आज हम तैयार हैं, आज भी हम तैयार नहीं हैं। लेकिन उस वक्त क्या हम थे 1991 में, या मजबूरी में हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थी, इसलिए हमें जाना पड़ा कि भाई हमें लोन दीजिए। अब आप कहेंगे लोन चाहिए तो ये करो, हाँ भाई हम कर लेंगे। अब क्या करें, मरता क्या ना करता, बुभुक्षिता क्यों न करोति पापम, वही वाली बात है। तो उस वक्त भाई, उस वक्त दूसरी एक क्राइसिस थी। लेकिन अब कोई फुकट में तो उन्होंने कोई हेल्प नहीं किया। तो क्या हम वास्तव में ग्लोबलाइजेशन के लिए तैयार थे 91 में? मैं खराब नहीं कह रहा हूँ ग्लोबलाइजेशन को, तो मैं वही कह रहा हूँ जो अमर सिंह कह रहे हैं, जो अभिजीत मुखर्जी कह रहे हैं, जो लेफ्ट और राइट, जो दो तबके के लोग हैं ना इकोनॉमिस्ट में। कुछ लोग ट्रिकल डाउन में विश्वास करते हैं, कुछ ट्रिकल अप में विश्वास करते हैं, कुछ कैपिटलिज्म की बात करते हैं, लेसेस फेयर, कुछ लोग कहते हैं कि कम्युनिज्म फिलॉसफी ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इन सब के पार भी कुछ कुछ ग्राउंड्स हैं जिसमें आपको सहमति मिल जाएगी। आपको उलझने की जरूरत नहीं है इस लेफ्ट राइट डिबेट में। ये इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव साइड्स पे हुए हैं, तो जो नेगेटिव हर क्षेत्र में हुए हैं, क्योंकि अब देखिए कि उनकी डंपिंग यहाँ हुई, हमें डंप नहीं करने दे रहा। डंप क्या, हमारी तो प्रोडक्ट सेल करने वहाँ नहीं दे रहे। तो इसीलिए ये कुछ इसमें अनइवेननेस है। और अब ये कंटेंट में भी लागू होता है, हर चीज़ में ये लागू होता है। तो आज आप रोक नहीं सकते, और आज आपकी बाढ़ आ गई है कंटेंट की। और जब बाढ़ आएगी तो आप देखिए, यहाँ से क्या जा सकता है? यहाँ से प्रोडक्ट से ज़्यादा यहाँ की स्पिरिचुअलिटी जा सकती है, यानी फिलॉसफी, योगा जा सकता है, जो उन्हें बेहतर मिल रहा है फ़ायदा। लेकिन वहाँ से क्या आएगा आप बताइए? और हम लोग वहाँ से अच्छी चीज़ें नहीं लेते। मैंने अभी आपको कहा कि जितना साफ़ वो अपने रोड को रखते हैं, वो तो हम वहाँ से अच्छा ही लेते नहीं, वहाँ की साफ़ सुथरा चीज़। वहाँ की बुरी चीज़ें ले लेते हैं। बुरी चीज़ें वहाँ की क्या है? यही सब, जो भी कंटेंट में जो भी अश्लीलता है, ये सब वहाँ से आएगा ट्रैश बन के। और जो भी आएगा बाहर से, हमें लगेगा कि अब चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज से आ रहा है तो होगा कुछ एलिट होगा, तो वो सब चीज़ हम करने लगेंगे। तो वहाँ पे अगर अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे कपड़े लोग पहन रहे हैं जो झाड़ू मारते हुए चल रहे हैं, तो आप यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पे भी फैशन शोज ये सब जो होंगे, यहाँ पे भी आपको वैसे ही बोरा पहनना पड़ेगा जो बोरा झाड़ू मारते हुए चले। अब वो अलग बात है कि आप जो रैंप पे पहनते हैं, जो हम रैंप पे जो पहनते हैं वो हम रोड पे नहीं पहन सकते। और कभी पहनने की कोशिश करें तो जाहिर सी बात है कि वो हमें खुद एहसास हो जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं, और हम अपने आप को धोखा देने के लिए ये कहेंगे कि पीपल आर सो चीप। और फिर हम ये दूसरा धोखा ये भी दे सकते हैं कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा सा कैरी करता हूँ, कैरी करता हूँ। ड्रेस को कैरी करना क्या होता है? कोई ड्रेस को कैरी करने की चीज़ है? सीधी सी बात है कि आपने हज़ारों साल से आपके अंदर जो जेनेटिक एक जो सिस्टम जो प्रोग्राम्ड है, आप उसके विपरीत जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर एक विभाजन हो रहा है। इसलिए आप पहन रहे हैं बाहर की चीज़, लेकिन आप जो चीज़ आप पहन रहे हैं, आप ऐसे ऐसे खींच भी रहे हैं उसे ऐसे कि कहीं कुछ मतलब दूसरे देखें या ना देखें, आपको ऐसा लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग, तो आप उस चुस्त कपड़े को हम पहनते हैं। मैं आप क्यों बोलूँ, हम सभी लोग एक जैसे युवा, हम एक ही नाली में है ना, हम सब लोग युवा लोग। तो हम वैसे टाइट चुस्त कपड़े पहनते हैं और फिर उसे ऐसे ऐसे खींचते रहते हैं एडजस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने आधी चीज़ ली वहाँ से, पूरी चीज़ हम नहीं ले पाए। आप कहीं की एक चीज़ लेंगे तो आपको दूसरा साइड लेना। या तो मैं कहता हूँ कि भारत या पूरी तरह से पश्चिम बन जाए,
कोई दिक्कत नहीं। फिर आप रहिए, आपको जैसे रहना है। फिर उसी फिलॉसफी में हम जी सकते हैं, मैटर को सब कुछ मान के। कभी कभार प्रोटेस्ट हो जाया करेंगे, कभी कभार ये राइट्स वो राइट्स, वो सब आप झेलिए। और नहीं तो आपके अंदर ही, हमारे अंदर ये एक अवेयरनेस लाना इस वक्त अब बहुत ज़रूरी है कि हम बीच में खड़े हैं, ना हम यहाँ गिरे हैं ना हम यहाँ गिरे हैं, हम बीच में हैं और किस तरफ अब जाना है। जब हम बीच में खड़े होते हैं, मिडिल ऑफ द ग्राउंड, तो मिडिल पाथ की एक खूबी भी है, एक अच्छी चीज़ है और एक बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ ये है कि दोनों तरफ से मार पड़ती है, दोनों तरफ से आपको चोट पड़ती है। बाएं दाएं जो भी आपको आ रहा है, जो व्हीकल्स आ रहे हैं, आपको ठोकर मारते हुए चल रहे हैं। अच्छी चीज़ें ये हो सकती है कि आपके पास एक अवसर है। आप पूरी तरह से एक साइड में थे तो शायद आपको लगता था ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अब आप चूंकि कुछ करीब आ गए हैं, आप मिडिल पे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यार यार ग्रीन तो नहीं है यार, वो तो ऐसा मिरेज हो रहा था मुझे। डेजर्ट, वो रेगिस्तान में मुझे लग रहा था अमृत तृष्णा, मतलब वो ग्रीन नहीं है। तो अब आप लौट सकते हैं, ये चॉइस अब आपका है। किस मात्रा में आपको इधर जाना है, एक एक कदम करके लौटना है, आपकी 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 मौज। पूरी तरह से आपको इस साइड लौटना है, आपकी मौज, या आपको इस तरफ क्रॉस करना है, आपकी मौज, या आपको वहीं खड़े रहना है, मिडिल पाथ का आनंद लेना है, वो भी ठीक है। तो ये एक हमारी इस वक्त चॉइस है कि आज हम ना इधर के हैं। रिमिक्स का प्रॉब्लम यही होता है, ना आप इधर के रहते हैं, ना आप कंटेम्प्रोरी है, ना आप मॉडर्न है, ना आप इधर के हैं ना उधर के हैं, आप बीच में रहिए। तो उसकी अपनी कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी चीज़ें, तो ये फैसला अब हमें करना पड़ेगा। तो ये हम अगर किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति विशेष को, अगर हम उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल या सोशल मीडिया प्रोफाइल या उन्हें हम बोलते रहे हैं कि तुमने ये क्या किया है, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये बात लेक्चरिंग लगती है और ये इससे भड़क जाती है बातें। आप किसी एक विशेष महिला को पॉइंट करके मत कहिए, आप एक जनरल समाज के बारे में बात कीजिए। लेकिन जब भी आप किसी उस एक महिला या पुरुष के बारे में बात करते हैं, रिस्पेक्टफुली बात कीजिए। आप उस समय आप उनको आप ये मत बताइए कि आप गलत कर रहे हैं। नहीं, हम सभी लोग एक ही स्पीसीज है, इसी समाज के प्रोडक्ट है। जो भी गलतियां हुई हम सबसे सम्मिलित रूप से हुई है। एक गाना है 1960 के दशक में, पूर्व और पश्चिम में। पूर्व और पश्चिम, ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये फिल्म भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने कोशिश की थी मनोज कुमार जी को लिखने की कि पूर्व और पश्चिम का रीमेक बनना चाहिए आज के संदर्भ में, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। मैं चाहूँगा कि आज नहीं तो कल कोई पूर्व और पश्चिम का रीमेक बनाए तो बहुत अच्छी फिल्म होगी। लेकिन उस फिल्म में एक गाना, जो ये गीत है, बहुत प्रसिद्ध हुआ, आज भी बजता है। कम से कम 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो बजता ही है, दो तीन दिन साल में, जब जियो दिया मेरे भारत ने। उसमें एक पंक्ति है जो मुझे बहुत लगता है कि आज समीचीन है, इस पर सोचना चाहिए लोग। जहाँ राम सभी नर में रहते, नारी में रहती सीता है। हमारी समस्या आज ये है कि हम नारी में सीता ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन हम नर में राम नहीं बनना चाह रहे। ये नहीं होगा, ये जस्टिस नहीं है। जिस अनुपात में आपको सीता की तरफ आप सोच रहे हैं कि समाज मुड़े, उसी अनुपात में आपको राम की तरफ आपको अपना आदर्श ऊपर उठाना पड़ेगा। और जितना आदर्श आप ऊपर उठाते हैं, आप देखेंगे कि अगर आप इस तरफ जितना चले, समाज खुद ब खुद उस तरफ अपने आप हो जाता है, क्योंकि बैलेंसिंग एक्ट एग्जिस्टेंस का नियम है। अब एक विभाजन है, एक मैटर और स्पिरिट में, जैसा मैंने आपको कहा कि पूर्व और पश्चिम में, ईस्ट वेस्ट में मैटर और स्पिरिट का एक विभाजन है। लेकिन ये एक एग्जिस्टेंस का ही एक खेल है, एक ड्युअलिटी का खेल है, ये ज्ञान। एक सेंट्रीपेटल होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल होगा। हमें क्या करना है, हम इस दोनों के पार जाकर हम अवेयरनेस, जो मेडिटेशन से होता है, जो ध्यान से होता है, जो स्पिरिचुअलिटी है, इस दोनों के पार जाकर हमको समझना है। उसके बाद हम फिर वापस धरातल पे आके, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ हो सकते हैं, हम यहाँ हो सकते हैं, हम कहीं भी रहेंगे, हम इसे एक खेल समझकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और इससे हम बिगाड़ेंगे नहीं अपने समाज को। तो ये सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल, ये ड्यूअल फोर्सेस ये रहेंगी। बैलेंस में रहना है तो आपको समझना पड़ेगा कि वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी की, वो एक भ्रम है। इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इक्वालिटी एक मिथ है, एक रॉन्ग वर्ड है। इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। रियल वर्ड जो होना चाहिए, जो ईस्ट ने कहा है, जो पूरब ने कहा है, जो भारत ने कहा है, वो है इक्वानिमिटी। इसलिए हम योग के देश हैं। योग ने इक्वानिमिटी की बात कही है।
योग ने कहा है कि आपके भीतर के पुरुष और स्त्री एक हो जाए, आपके भीतर के द्वंद्व एक हो जाए। इसीलिए ये सब अनुलोम विलोम और ये सब जो प्रक्रिया है ना, ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, तो ये सब चीज़ें उसी दिशा में एक प्रयोग है कि आपके भीतर अगर एक इक्वानिमिटी है तो आपके बाहर विध्वंस नहीं होगा। लेकिन हाँ, हमारे समस्या ये है कि हमारे भीतर अशांति है, तो बाहर अशांति ही निकलने वाली है, उससे वही बाई प्रोडक्ट वही निकलेगा, जो हम हैं हम वही दे सकते हैं। तो इस वजह से बाहर ही हम लड़ते हैं अलग अलग तरीके से, व्यक्तिगत रूप से भी लड़ते हैं, वहाँ बाहर वर्ल्ड में भी लड़ाई होती है, और उसे ही महान मानते हैं जो और फिर ये कहते हैं कि एम्पावरमेंट, मेन और वुमेन दोनों का एम्पावरमेंट तभी होगा जब ऐसे होगा। तो ये जो फीलिंग है, जो पैमाना आया है, पिरामिड जो पैरामीटर है, इसीलिए आया है। इक्वानिमिटी नहीं, हमें इक्वलिटी। अब मेन ने वो गलती कर दी कि इसे माना ये सही, तो अब आप इक्वलिटी चाहिए, तो अब आप कह रहे हैं वुमेन। एरिस्टोटल ने कह दिया कि अब वुमेन इन्फीरियर है, अब इन्फीरियर से सुपीरियर तक आने के लिए, इक्वलिटी के लिए वुमेन को भी ये करना पड़ेगा, वही हो रहा है। अब ये कुछ गलत इसमें नहीं है। भारत के परिदृश्य में आपको समझना पड़ेगा कि भारत एक विविधताओं का देश है, और यहाँ पे शहर में एक अलग भारत है, गांव में एक अलग भारत है, एक शहर में भी, एक मोहल्ले में एक अलग समाज है, उसके अंदर एक जो पॉश कॉलोनी आप कहते हैं ना, वहाँ पे एक अलग समाज है, आपको अलग समाज है, और एक उसी में जो एक स्लम है वहाँ पे एक अलग समाज है। इतनी अलग अलग लेयर्स है, कॉम्प्लिकेशंस है, इसमें आप एक मॉडल नहीं थोप सकते। तो अगर मैं गांव में अगर आज जाता हूँ और वहाँ पे मैं जब मैं छोटे छोटे बच्चियाँ पढ़ाई कर रहे थे, तो मुझे वहाँ पे बच्चों में एक पैशन जगाने के लिए यही शिक्षा देनी पड़ती है उन लोगों को कि डू समथिंग, कुछ करो, और पायलट बनो, तुम आर्मी में जाओ, तुम ये करो वो करो। मुझे वैसी ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके लिए, उनके संदर्भ में एम्पावरमेंट वही हो सकता है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जब शहर में जो एक अलग परिवेश, जो अलग माहौल है, वहाँ पे भी आप वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जो दूसरे गांव में किसी आप दूसरे परिवेश में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बेईमानी हो जाती है। कोई अगर बीमार है, उसे ताकत देने के लिए आपको टॉनिक चाहिए, आपको मेडिसिन चाहिए, लेकिन कोई अगर स्वस्थ हो गया, उसे आप वही मेडिसिन देते रहेंगे, तो आप मूर्ख हैं अगर आप ये समझ रहे हैं कि वही मेडिसिन देने से वो और ताकतवर हो जाएगा। नहीं, और बीमार पड़ जाएगा वो और आप नुकसान कर रहे हैं उसका। इस चीज़ को, ये बैलेंस ही हमें समझ में नहीं आता। अगर हम योग में नहीं है, अपनी इक्वानिमिटी हमारे भीतर नहीं है, तो हमें वो बैलेंस कभी समझ में नहीं आता। पूरा अस्तित्व तो बैलेंस पे टिका है। आप कहेंगे ये बैलेंस तो बहुत बोरिंग चीज़ है यार, हम इधर हैं तो हम कमज़ोर हैं, हम इस तरफ हो गए तो हम पैशन ज़्यादा हो गया तो ये डिटरमिनेंटल है, ये हानिकारक है। एग्जैक्ट बैलेंस कैसे पता चलेगा? एग्जैक्ट बैलेंस पता चलेगा नहीं, ये बैलेंस ही सब कुछ है भारत में। इसीलिए भारत के शास्त्रों में एक शब्द है सम्यक, महावीर ने कई बार इसका उपयोग किया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक भोजन। अब ये पश्चिम में ये बात बहुत अजीब लग सकती है लोगों को, ये क्या है, एग्जैक्ट कितना खाना है वो हमें कैसे पता चलेगा? या तो हम कम खा लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, या बहुत ठोस लेते हैं तो हम ओबेस हो जाते हैं। तो ये यहाँ सिद्धांत होता है सम्यक भोजन। जितना आपको खाना है, भोजन वो उतना होना चाहिए जितना आपको भूख का भी पता ना चले, और भोजन पेट भरा हुआ है इसका भी पता ना चले। सम्यक निद्रा, सम्यक दृष्टि। तो ये चीज़ जो है, आपको लगेगा बैलेंस संभव नहीं है, संभव नहीं है, यही आपको करना है। इसी के लिए ही तो योग और तमाम तरह के जो शास्त्र हैं, हर कोई यही तो करना चाह रहा है, उस इक्वानिमिटी में आने के लिए, उस सम्यक को लाने के लिए। और पूरा एग्जिस्टेंस इस वक्त आपको पता है कि एक बैलेंस पे टिका हुआ है। कितना डेलिकेट बैलेंस है। एक भी स्टार्स, कॉन्स्टेलेशंस और ये अगर इधर उधर हल्का सा भी हो गया, हम कहते हैं ना कि मिस्टेक हो गया, इधर उधर हम थोड़ा सा गलती हो गई, वहाँ अगर जैसे हम सब ने पढ़ा है स्कूल डेज में बैलेंस ऑफ यूनिवर्स चैप्टर को, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो गया तो पूरा खत्म हो जाएगा एग्जिस्टेंस, हम खत्म हो जाएंगे। तो किस डेलिकेट बैलेंस पे टिका है? तो बैलेंस ही एक संसार का सबसे बड़ा सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है। कुछ लोगों में ये बैलेंस इनहेरेंट होता है, जन्म से होता है, और कुछ लोगों को इसके लिए अभ्यास करने पड़ते हैं। आपको जो भी है, अब योग जा रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप डांस क्लास जा रहे हैं, एरोबिक जा रहे हैं, एसेंशियली आप उस बैलेंस की तरफ लौटने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब आप स्ट्रेस, कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रेस में हूँ यार, ये आपको पता है कि अंग्रेजी में एक और शब्द है ईयू स्ट्रेस। ये ईयू स्ट्रेस जो है, ये हेल्पफुल स्ट्रेस है, और इसके बिना आपका काम होगा नहीं। तो ये ईयू स्ट्रेस आपको बूस्ट करता है, आपको आपकी प्रोडक्टिविटी, आपको चार्ज अप कर एनर्जी देता है। लेकिन एक सीमा के बाद ये ईयू स्ट्रेस डी स्ट्रेस में बदल जाता है, डी स्ट्रेस, डी स्ट्रेस।
अब ये डे स्ट्रेस जो है, जिसे हम स्ट्रेस के नाम से जानते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये डिप्रेशन में ले जाता है, ये बहुत अवसाद में आपको ले जाता है। तो कैसे पता चले कि वो पॉइंट कहाँ है जहाँ से क्लाइमेक्स होके ये स्ट्रेस डी स्ट्रेस में बदल गया? तो कुछ लोगों में ये बाय नेचर ये होता है, ये चीज़, दे आर ब्लेस्ड, गॉड गिफ्टेड, कि उन्हें एग्जैक्टली उस वो पॉइंट पता है कि कहाँ मेरा ये स्ट्रेस डिस्ट्रेस में बदलेगा। तो इसलिए वो इसके इधर ही रहते हैं, अपने आप को अवेयरनेस में है इसलिए यहाँ रखते हैं। कभी कभार अगर वो जब करते भी हैं वो वापस आ जाते हैं। और कुछ लोगों को, अधिकांश लोगों को जो ये पता नहीं होता, तो उन्हें थेरापिस्ट के पास जाने की पड़ती है। तो आप जाएँ थेरापिस्ट के पास, कोई इसमें हर्ज नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन इस चीज़ को समझें, इस अवेयरनेस को पहले समझना ज़रूरी है, इन चीज़ों को। तो ये जो मैं आपको कह रहा था कि बैलेंस की यहाँ 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 बात है। और बैलेंस क्या है? अपनी मैस्कुलाइन और अपनी फेमिनाइन एनर्जीज़ को, यिन यांग फोर्सेस को बैलेंस करना, योग उसका एक बहुत बड़ा एक प्रयोग है। ये जब बैलेंस हो गई तो आपके बाद जो एक्शंस निकलते हैं वो आपसे गलती नहीं हो सकती, आप अच्छी चीज़ें करते हैं। और हमने इसलिए स्त्री को अधिक दर्जा दिया है पूर्व में, भारत में हमने, क्योंकि ये बैलेंस, हमने ये कहा है कि नेचुरली women आर क्लोजर टू द बैलेंस। अब हमारी सोच ये रही है कि कम से कम ये शाक्त जो संप्रदाय है उनकी बात तो मैं करूँ भारत में, क्योंकि भारत में हम नारी को पूजते आए हैं देवी के रूप में। बाहर में वो लोग कभी कभी नहीं समझ पाते इस चीज़ को। अब एक लॉजिक से भी आप देखें तो आपको लगेगा कि हर मेन और वुमेन, पुरुष या स्त्री आया है स्त्री से ही आया है ना, दोनों। तो जब एक क्रिएशन जिसे हम कह रहे हैं वो जब एक महिला से, स्त्री से ही आया है, तो जो बाहर का जो एक बड़ा क्रिएशन है, जिसे हम यूनिवर्स कहें, जो भी कहें, सृष्टि कहें, वो तो लॉजिकल है ना कि वो मैस्कुलाइन तो नहीं हो सकता, वो फेमिनाइन ही होगा, पुरुषात्मक तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये छोटा क्रिएशन तो आप पुरुषात्मक है ही नहीं। तो उतना बड़ा क्रिएशन, वो भी तो मैक्रो लेवल पे वो फेमिनाइन ही होगा। इसलिए हमने फेमिनाइन पावर्स को पूजा है। और हमने ये कहा कि सत्य जो है वो मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों के पार है, निश्चित रूप से एक ट्रांसेंडेंस की बात है। लेकिन वो इट इज़ क्लोजर टू द फेमिनाइन। समाज को आपको खड़ा करना है तो आपको फेमिनाइन ही समाज बना के रखना चाहिए, इसमें क्रिएटिविटी हो। ये नहीं कि कंपटीशन हो, ये हो जो आज हम पश्चिम में कर रहे हैं ये, और यही चीज़ हम भारत में आज ला रहे हैं ये, तो भारत के गांव में जरूर लाइए, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत है। लेकिन भारत के शहरों में ये मत सिखाइए। ये वही बात हो गई कि कोई मरीज जब ठीक हो गया आप उसको और दवा दे रहे हैं, बीमार कर रहे हैं आप उसको। तो हमने ये कहा कि ये जो गॉड है, गॉड इज नीदर मेल और फीमेल, बट इट इज क्लोजर टू द फेमिनाइन। इट मेक सेंस। अब क्या जो मैंने आपको अभी बात कही कि मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों के पार ट्रांसेंडेंस में है वो गॉड, या जो भी ट्रूथ है, तो क्या ये एक कदम नीचे है, मैन वुमेन के एक कदम नीचे है, जो बिल्कुल उल्टी बात है। अरिस्टोटल कह रहे हैं वुमेन एक कदम नीचे है, हम भारत में कह रहे हैं कि वुमेन के एक कदम नीचे है, हम पूर्ण नहीं है वुमेन के बिना भारत में। तो हमारे लिए कोई रास्ता है डायरेक्ट जंप का भी एक सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत ही असाधारण, उसमें तप त्याग चाहिए। गिने चुने लोग, जिसे हम ऋषि मुनि महर्षि कहते हैं, वो उन लोगों ने उस ट्रांसेंडेंस को अचीव किया है, गिने चुने लोग। और इसीलिए उसको अलग अलग काव्य में और उर्वशी और अलग अलग काव्य में और गद्य में भी हमने इस चीज़ को एक मानवीय रूप में बताने की कोशिश की है कि जब चूँकि वुमेन के नीचे मेन है, यहाँ हमने रखा है, तो इस मेन ने जो ट्रांसेंडेंस करने की कोशिश की है वुमेन के ऊपर जाकर उस सत्य को जानने की, तो यहाँ से प्रोटेस्ट आया है। और ये जिस तरीके से भंग कर सकते हैं इनके तपस्या को, वो करने की उन्होंने कोशिश की। इसलिए ये कॉन्सेप्ट है कि अप्सराएं आ रही हैं और तपस्या भंग कर रही हैं। ये है कुछ नहीं, एक प्लेफुलनेस है कि तुम तो हमारे नीचे हो, और अब हमारे लिए जो नज़दीक था वो तुम डायरेक्ट चले जाओगे, तो हम तो कोशिश करेंगे भाई कि तुम नीचे ही रहो। तो इसको ज़्यादा मत समझिए, आप ये समझिए कि आप अगर मैस्कुलाइन भी हैं तो आपके लिए सीधा रास्ता है, बहुत जटिल है, पूरे समाज को आप खड़ा नहीं कर सकते। हम सभी लोग उतने महान दिव्य नहीं हैं, हम साधारण लोग हैं, हम वर्ल्डली लोग हैं, हम गृहस्थ लोग हैं। तो समाज को खड़ा करने का तरीका यह है कि फेमिनाइन वर्ल्ड हो, और फेमिनाइन वर्ल्ड सेफर है। तो ये चीज़ बाहर नहीं समझते लोग, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात, आप शिक्षा लीजिए बाहर से, पश्चिम से, वेस्टर्न कंट्रीज से, बहुत सोच समझ के आप उनकी बातों को लीजिए। और पुरुषों को क्या करना चाहिए कि आपको कोई चीज़ से आपत्ति है, निश्चित रूप से हम हर किसी को पता है, ये जो
जो कुछ डिबेट्स होते हैं ना, किस किन चीज़ों को लेकर डिबेट्स होते हैं, जैसे अधिकांश आप डिबेट्स में देखेंगे ड्रेस और इन सब चीज़ों को लेकर डिबेट होते हैं। कभी भी ध्यान रखिए, किसी एक महिला विशेष पे किसी को आप पॉइंट आउट करके उनकी आलोचना मत कीजिए। ये अपराध हो जाएगा आपसे अगर आप ऐसा करें। आप एक जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में बात कीजिए। आप ये कीजिए कि ईस्ट में ये है, पूर्व पश्चिम की धारणाएं अलग है, और आप विज्ञान बताइए। लेकिन आप ये मत, जैसे मैं इसे दूसरे तरीके से समझाऊँ, हमारी गलती एक ये हो रही है कि हम चेन्नई में वैसे कपड़े पहन रहे हैं जो यूरोप में ठंडी क्लाइमेट में उन लोगों ने निकाला, कोट ब्लेजर और एक टाई, क्योंकि गले में भी ठंडा लग रहा है तो हमने टाई लगा लिया। वो उनके परिवेश में लागू होता था। लेकिन चूंकि हम अंधानुकरण करते हैं वहाँ से, तो हम चेन्नई जैसे इक्वेटर के पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हम हैं, और वहाँ पे हम वही कोट ब्लेजर और टाई पहन के हम, अगर हम हैं ऑफिस जा रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि हम लॉयर, ये हमारी बेवकूफ़ी है। धीरे धीरे इसमें हमें बदलाव लाने ही पड़ेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? चेन्नई में हम ग्लास वॉल्स क्यों बना रहे हैं वहाँ पे? जस्ट बिकॉज हेड क्वार्टर हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी की अमेरिका में है, यूरोप में है, वहाँ ठंडे क्लाइमेट है, ग्लास वॉल्स उनको सूट करते हैं। हम क्यों ग्लास वॉल्स बना रहे हैं चेन्नई में, जब वहाँ पे हम हीट को ट्रैप करें, और फिर उसके बाद फिर अब हीट ट्रैप होता है उससे, तो फिर हमको एसी बढ़ाना पड़ेगा, एसी बढ़ाएंगे एमिशन बढ़ेगा, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग और तरह तरह की चीज़ें। तो हम बाहर से क्यों बुरी चीज़ें क्यों ले रहे हैं, इस पर आप डिबेट कीजिए। आप ये मत बोलिए कि मिस्टर एक्स ने चेन्नई में क्यों पहना हुआ है वैसे कपड़े, तब तो आपको बैकलैश मिलेगा। फिर जो मिस्टर एक्स है वो तो आपको बहुत, मतलब आपको जवाब देंगे, आप बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करेंगे वो कि आप क्या कर रहे हैं, आप मेरा नाम लेके आप पिन पॉइंट कर रहे हैं ताकि समाज में सब लोग मुझे देखने लगे और मैं अनकम्फर्टेबल फील करूँ। तो ये बात गलत है। आप जनरल टॉपिक पर बात कीजिए। किसी कभी भी एक पर्टिकुलर एक पर्सन को लेकर, पुरुष हो या महिला, उस पर आप आलोचना मत कीजिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जो रिएक्ट, आप कहेंगे कि रिएक्शन, स्टिमुलस का रिएक्शन होता है, मैं आपको ये कहूँगा कि आप प्रयास कीजिए कि उस रिएक्शन का जो तरीका है उसमें एक गरिमा लाइए, एक मिनिमम डिसेंस लाइए, अपने आप को उठाइए, थोड़ा सा देवत्व की तरफ उठाइए। तो उस ट्रांसेंडेंस की तरफ आप जाते हैं ना, तो आपको अफेक्ट नहीं करती चीज़ें, तो आप रिएक्ट थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए। जैसे एक तरीका ये है, तो ये भी गलत, लेकिन फिर भी आप अगर किसी को आप कह भी रहे हैं, आप टेक्स्ट कर रहे हैं, आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, आज हालांकि कई लोगों को वो भी कॉम्प्लीमेंट भी नहीं चाहिए, आप ज़बरदस्ती का कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, अरे यू आर लुकिंग वेरी गुड टुडे। मैंने ऑफिस में देखा अपने कई कलीग्स को, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो मुझे समझ में नहीं आता इस तरह की बोलने की आपको क्या ज़रूरत है, लेकिन चलिए आप बोलते भी हैं तो उसमें भी आप कुछ गरिमा तो लाइए। ये एक तरीका है, यू आर लुकिंग गुड, उसने बोल दिया थैंक यू, ये एक तरीका हो। दूसरा तरीका है जो लंपट वाला तरीका है, अरे क्या लग रही है यार, ओहो, अरे देखो 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 क्या क्या दिख रहा है। ये तरीका जो है ना, ये एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो बहुत गलत है, बहुत चीप है, और इसमें एक डिसेंसी लानी बहुत ज़रूरी है। ये इतना भी शुरुआत इससे भी करें तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये कुछ चीज़ें पे हमें सावधान रहना पड़ेगा। हम जाएंगे सही दिशा में। और ये जो आज हम कह रहे हैं, ये कंटेंट की बाढ़ आ गई है, शॉर्ट्स पे, टिकटॉक पे, अलग अलग कंटेंट प्लेटफॉर्म पे, ये कैसे कैसे वीडियोस आ रहे हैं, भाभीयों ने जिम डाल रखा है, और लोग कुछ भी ये कर रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, बोरा को सिल दिया, बेडशीट उठा दिया, उसको यहाँ यहाँ बांध लिया, और कुछ लोग, मेरे एक मित्र कह रहे थे कि यार ये क्या कपड़े पहन रहे हैं यार, टी शर्ट को यहाँ पे बांध क्यों लेते हैं ये लोग। तो मैंने कहा कि ये सब स्टैंड अप कॉमेडी में यार बोल दो यार, लेकिन ये सब टॉपिक पे डिस्कस करके कोई अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन कहने का मतलब है कि ये सब जो चीज़ें हैं, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इसका बैकड्रॉप समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने इतना लंबा ये जो पृष्ठभूमि आपको बैकड्रॉप समझाया कि आप आइसोलेशन में चीज़ को नहीं देख सकते, आपको पूर्व और पश्चिम में भेद समझना पड़ेगा, ये मन का भेद और इस मैटर और स्पिरिट को समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको ग्लोबलाइजेशन समझना पड़ेगा। फिर ये समझना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन में जो आया तो एक बाढ़ से आई, सब कुछ आया, और सब कुछ आता है तो मनुष्य की प्रवृत्ति है कि आप अच्छी चीज़ें याद करते हैं। अच्छी चीज़ों से ज़्यादा किसी ने आपको हर्ट किया वो आपको याद रहता है। कोई आपको किसी ने बहुत बुरी बात बोली, मुझे ख़राब लगा यार, किसी ने कुछ किया आपके लिए, 4 अच्छी चीज़ें की वो आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन 3 अगर बातें, अगर आपको किसी ने आपको हर्ट कर दिया, आपको बुरी बात लगी, वो याद रह जाती है आपको 30-40 साल तक याद रह जाती है लोगों को। इसीलिए ये प्रवृत्ति है मनुष्य की। तो ग्लोबलाइजेशन में जो सब कुछ आया इधर से उधर, उसमें बाहर से जो भी हमने लिया, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा ले ली, और नेगेटिव चीज़ों को लोकलाइज कम किया अपने परिवेश में। और जब ये चीज़ आया तो एक स्टीम बन गई कि जो बाहर से आ रहा है
वही ऊँचा है, और जो यहाँ लोकल है वो थोड़ा रूरल है, वो कंट्री साइड है, वो उसे हमने गँवार और ये सब शब्द कहने शुरू कर दिए। तो ये चीज़ होना ही था। इससे ऊपर निकलने का रास्ता क्या है? इससे ऊपर निकलने का रास्ता ये है, 2 तरफ पे है। एक, अगर सभी लोग योग और अध्यात्म की ओर मुड़ जाएँ, तो उससे अच्छी समाधान, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। 15 मिनट, आधा घंटा हर कोई अगर मेडिटेशन करता है पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया आप देखेंगे, जैसा औरबिंदो ने कहा था, साल भर में बदल जाएगी दुनिया, लेकिन ये संभव नहीं। हम सांसारिक लोग हैं, हम गृहस्थ में जीते हैं, ये बात सत्य है। तो उसमें हमको उसी जिस सीढ़ी से हम ऊपर गए हैं, कभी-कभी उसी सीढ़ी से नीचे आना पड़ता है। तो उस साइको एनालिटिक तरीके से ही जो बीमारी रुग्णता आ गई है, उसी से अब कोशिश करके वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, एक मिनिमम रिस्पेक्टेबल ग्राउंड तक। उसके बाद हम देख सकते हैं कैसे अपने जीवन को बेहतर करें। तो करना हमें ये है कि हम पहले अपनी अवेयरनेस लाइए कि हाँ, प्रोडक्ट का मैं कंज्यूमर बन गया हूँ। क्योंकि जब आपको ये एहसास होगा कि मैं उपभोक्ता बन गया हूँ, उसके बाद भी आप उस प्रोडक्ट से ऐसे आप छूट नहीं सकते। एक बार आप उपभोक्ता बन जाते हैं किसी वस्तु के, उत्पाद की, किसी प्रोडक्ट की, तो अचानक से आप चीज़ छूटती नहीं। यही कार्ल जंग वाली बात की, वो सबकॉन्शियस लेवल पे वो चली जाती है। एक दिन मैं डिटर्मिनेशन लेता हूँ कि मैं कल से सिगरेट छोड़ दूंगा, और कार्ल जंग जैसा कह रहा है कि कॉन्शियस माइंड वो डिटर्मिनेशन ले रहा है, सबकॉन्शियस माइंड जो उसके नीचे है उसको उसका पता भी नहीं, वो मैसेज हुआ नहीं पास। सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ी पता है कि आपने सिगरेट छोड़ दिया। तो कल होकर सबकॉन्शियस माइंड फिर धक्का देगा, अरे यार लाओ यार सिगरेट, क्या है। फिर कॉन्शियस माइंड कहेगा कि यार सिगरेट पीना बुरी बात है, अरे छोड़ो यार, घंटा बुरी बात है, छोड़ो यार, लाओ सिगरेट, आज पी लेते हैं। आप पी लोगे। फिर आपने कहा कि मैं आज से शराब पीना छोड़ दूंगा, फिर कल होकर कोई आपका दोस्त आएगा, बोलेगा दोस्ती के नाम पे पी ले यार, तो अब आपको दोस्ती के नाम पे तो पीना पड़ेगा आपको। इस तरीके से आप, ये चलता रहेगा ये प्रोसेस। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि जो संकल्प ले रहा है आपका, वो एक लेयर है माइंड का, और जो जैसे दरबान जो है, जो 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 कहते हैं गेट कीपर, वो कोई डिसीजन ले रहा है, लेकिन वो जो घर का ओनर है वहाँ तक बात पहुँच ही नहीं रही है। तो ये बात है, इसे इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी आप कंज्यूमर बन जाते हैं किसी चीज़ के, तो ये लॉ होता है एक एक कि प्रवृत्ति है इंसान की कि आप ऐसे अचानक से उसे छूटने, बहुत कम थोड़े से लोग हैं जिनमें इतनी प्रचंड प्रबल इच्छा शक्ति है कि वो इस चीज़ से बाहर आ जाए, और बिल्कुल ही रातों रात दृढ़ इच्छा शक्ति हो उनकी और वो उससे बाहर आ जाए। ऐसा जनरली होता नहीं है। जो आम इंसान होते हैं उन्हें वो एक बार मैंने आज बोला कि मैं चाय में चीनी नहीं लूँगा, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद फिर लगा अच्छा थोड़ा सा ले लेते हैं। इसी तरीके से होता है, धीरे धीरे कट करना पड़ता है। तो मैं आपको जो सिगरेट का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज आप बोलेंगे सिगरेट मैं नहीं पीऊँगा, फिर 10 दिन बाद लगेगा यार तलब हो रही है यार, चिड़चिड़ापन हो रहा है, आज पी लेते हैं ना, क्या है इसमें, फिर पी लेते हैं आप, फिर आप 2 महीने नहीं पीते, तीसरे महीने आपको लगता है अच्छा ठीक है आज फिर पी लेते हैं। तो धीरे धीरे छूटती है ना ये आपकी चीज़ें, लेकिन ये छूटती क्यों है? क्योंकि आपको पता तो चला पहले कि सिगरेट बुरी चीज़ है। पहले वहाँ तक तो आइए, अवेयरनेस लाइए फर्स्ट स्टेप में। आपको अगर पता भी नहीं कि सिगरेट पीना बुरी बात है, तब तो वो छूटेगी भी नहीं। और 1930s 1940s के दशक में, ये सब गूगल पे अवेलेबल है, अमेरिका में इस तरह के कैंपेन्स चले हैं कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। आपको बतलाया जा रहा है, आपको झूठी बातें बता रहे हैं ये लोग, उनकी बातों में मत आइए, सिगरेट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, इट्स हेल्दी, यू मस्ट। और एडवर्टाइजिंग किया गया, वैसे ही एडवर्टाइजिंग करके जैसे भारत में कोका कोला आपको बताया गया ठंडा मतलब, और आप बोलते थे फलाना, पेप्सी, कोका कोला, दिस दैट। उसी तरीके से एडवर्टाइजिंग में एक कॉन्सेप्ट है जो एमबीए में पढ़ाई जाती है, टोमा, टॉप ऑफ मार्केटिंग अवेयरनेस। ये टोमा मैं 10 बार बॉम्बार्ड करूंगा एक शब्द को आपके ऊपर, तो 11वीं बार आप खुद बोलेंगे। मैं पूछूंगा ठंडा मतलब, आप बोलोगे ये। तो उस तरह से ब्रेन वॉश किया जा सकता है। ये एडवर्टाइजिंग का पूरा सिद्धांत ही वही है। अदरवाइज एडवर्टाइजिंग जो इंडस्ट्री है, विज्ञापन, ये जाहिरात जो दिखाते हैं, ये पूरी झूठ पे टिकी है। अब पुरुषों के शेविंग ब्लेड का अगर एडवर्टाइजिंग हो रहा है तो उसमें महिला किसी स्त्री को आने की जरूरत क्या है? लेकिन वो है, वो आएगी तभी आप विज्ञापन देखेंगे, तभी आप उसकी तरफ मुड़ेंगे और फिर आप वही फिर प्रोडक्ट खरीदेंगे। कार को सेल करने के लिए आपको किसी लड़की को वहाँ पे खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो करना पड़ेगा आपको, तभी आप कुछ दुई अर्थ डबल मीनिंग आपको सेंटेंस उसमें आपको लगाने पड़ेंगे उस ऐड में, तब आपका वो प्रोडक्ट बिकेगा। तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में ये लाई तो है, लेकिन एडवर्टाइजिंग से
ये कहना कि हम लोग बहुत जागरूक हैं, एडवर्टाइजिंग में हम नहीं आते, ये गलत है। एडवर्टाइजिंग से थोड़ा तो हम भागते तो हैं। तो यही चीज़ सिगरेट के साथ हुआ था 1930s 40s में, और जो एक जनरेशन सिगरेट पीने लग गई वहाँ, वो अचानक से उनकी सिगरेट की एडिक्शन छूटी नहीं। तो कई समय लगा, एक जनरेशन लग गया उनके एक नेक्स्ट जनरेशन को समझने में कि वी वेर फूड और सिगरेट इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ। और उसके बाद फिर तब वो फिर सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज सबको पता है सिगरेट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। अमेरिका में हर किसी को पता है कोल्ड ड्रिंक्स इज़ नॉट गुड, डायबिटिक बनाता है आपको। HFCS है उसमें, अलग अलग तरीके के उसमें हार्मफुल पदार्थ हैं। और क्या है, कुछ नहीं है, ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक्स नहीं होता। आज भारत के शहर में ये जागृति, ये खाई है, एक अवेयरनेस आया है। इंडिया के सिटीज़ में आप देखिए, आज आज कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता कोई। आज वो उसका जूस पी रहे हैं, वो नारियल का पानी पी रहे हैं। सिटीज़ में देखिए आप, बैंगलोर, दिल्ली में मौसमी का जूस पी रहे हैं। लेकिन अब चूंकि यहाँ के लोग अवेयर हो गए हैं, तो ये प्रोडक्ट कंपनीज जो है, क्योंकि इनका बिजनेस एंगल है, अब ये डंप करना शुरू कर रहे हैं Tier 2 सिटीज़ में। ऐसे ही होता है, पहले जो चीज़ आती है बाहर से वो इंडिया के सिटीज़ में आती है, फिर Tier 2 सिटीज़ में, Tier 3 सिटीज़ में, फिर विलेजेस में। इस तरह से ट्रिकल डाउन होता रहता है। तो अब आपने देखा होगा कि गाँव में दूर दराज आप किसी हाईवे पे जाते हैं, तो एक अजीब सा लाल कलर का डब्बा होगा, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स वो लोग रखते हैं। और गाँव में आप बोलेंगे कुछ ठंडा है, तो वो कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे करके बॉटल से निकालेंगे और आपको देंगे। लेकिन अब शहर में बहुत कम पीते हैं लोग, पीते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं पीते। आप 2 महीने में, 3 महीने में एक बार आप पिज़्ज़ा खाते हैं, तो दोस्तों के साथ मिलते हैं, तो पिज़्ज़ा के साथ आपको पैकेज में मिलता है कॉम्बो में, तो आप पीते हैं। चलिए पी लीजिए आप, लेकिन आप इतना तो कर रहे हैं ना कि आपको पता तो चला कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ठंडा मतलब ये नहीं है, इसका असर ठीक नहीं हो रहा है शरीर पे। अब 2 महीने 3 महीने में एक बार पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके अंदर ये अवेयरनेस तो आई, पहला स्टेप। यही स्टेप कंटेंट को लेकर और जो अश्लीलता की बाढ़ आ रही है इसको लेकर करना पड़ेगा। लोगों में पहले एक जागरूकता चाहिए, क्योंकि हम कंज्यूमर बन गए हैं उसके। हम जिस समाज में आज घिरे हैं, हम अपने आप को साधु महात्मा नहीं कह सकते। हम जिस तरह के लोगों के बीच घिरे हैं, कुछ कुछ मजबूरियां हमारी हो जाती है कि हमें वैसे ही, अगर वो गलत है, अगर वो बातें गलत है, हमें पता है, हम उसी तरह से प्रोग्राम्ड हैं। सबसे पहले चीज़ हमें क्या करना है, हमें अपने आइडियल को समझना है कि हमें इस बात का एहसास हो कि सिगरेट गलत है, वो ज़रूरी है। तब फिर एक जनरेशन में आप देखेंगे सिगरेट की लत कम हो गई। हमें इस बात की जागरूकता है कि कोल्ड ड्रिंक्स यार, कोल्ड ठंडा मतलब ये थोड़ी ना होता है। जो विज्ञापन कर रहा है उसको तो 7 करोड़ रुपए मिले हैं, तो और हम लोग से वो पैसा लूट के वो उन लोगों को दे रहा है विज्ञापन। वो खुद तो पी नहीं रहा अपनी लाइफ में, खुद तो जो एक्टर या फिल्म स्टार या क्रिकेटर या जो भी पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ ऐड कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स की, वो खुद तो उनकी डाइट देखिए, उनकी डाइट चार्ट देखिए, उनके 6 पैक एब्स और डाइट चार्ट। तो ये तो हमारे अंदर जागरूकता आई ना, तब हमने कम कर दिया पीना। वही चीज़ कंटेंट और अश्लीलता और ये जो भेद है पुरुष और स्त्री, और ये जो मेल फीमेल का जो डिवाइड है इन सब चीज़ों में, जेंडर डिवाइड, इसको लेके सबसे पहले जागरूकता, अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। जब ये अवेयरनेस आएगा, हर किसी को ये पता चलेगा कि ओके, कॉन्शियस है कि ये करना ठीक है, ये करना अनुचित है, उतना भी एक अच्छा गाइड होगा अगली दिशा में आपको ऊपर उत्थान, आपको विकास की ओर ले जाने के लिए, ग्रो करने के लिए। लेकिन पहले वो जागरूकता। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आपके अंदर अवेयरनेस आ गई, फिर भी आप अगले दिन ऐसे सिगरेट पीना छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते आप। हो सकता है कि आप समझते हैं कि महिलाओं को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फिर भी आप बाहर आप मंच पे भाषण दे देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, और घर में आते हैं तो आप कुछ कुछ अश्लील गाने देखते हैं। आप समझते हैं कि दूसरों को नुकसान थोड़ी ना हो रहा है, तो मैं प्राइवेट स्पेस में कर रहा हूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म में वही जो आपके भीतर डेवलप हो रहा है, जो अंदर, वही पानी 100 डिग्री तक उबलता है, फिर भाप बनता है। लेकिन अचानक से 100 डिग्री पे कुछ नहीं हो गया, वो प्रोसेस हो रहा था लेटेंट, बाद में उसी शटल का ग्रॉस फॉर्म निकलता है। तो लेकिन आपके अंदर ये एहसास तो है, एक 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 फीलिंग तो आई कि हाँ, ये मुझे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो मैं उसी चीज़ पे अपनी बात आज ख़त्म करूँगा। जो लंबी व्याख्या, जो ये डिस्कशन हुई है, वो ये है कि फर्स्ट स्टेप हमें ये समझना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के नाम पे हमने अच्छी चीज़ें ली हैं, बुरी चीज़ें भी ली हैं। उस बुरी चीज़ों में बाहर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं हमारे, जो जिसने डिसरप्ट कर दिया है यहाँ के पैटर्न्स को, कल्चरल थिंकिंग को, बायर्स बिहेवियर को। हम कॉमोडिटाइज मार्केट में हम एक उपभोक्ता बन गए हैं, और कॉमोडिटी हर चीज़ बन गई है। और वहाँ पे जो कि पश्चिम में वुमेन भी एक कॉमोडिटी है, सालों से, हज़ारों साल से, तो यहाँ भी वो चीज़ आ रही है धीरे धीरे। और चूंकि वो कॉमोडिटी बनाने के लिए, अब कॉमोडिटी नॉन लिविंग थिंग्स में तो वो कॉन्शियस नहीं होता ना। अब वुमेन तो एरिस्टोटल ने वहाँ पे कह दिया, या
पश्चिम के विचारकों ने कह दिया कि उसमें सोल नहीं होता, वो इन्फीरियर है मेल के, लेकिन ये सच्चाई तो नहीं है तो उनमें आपसे कहीं ज़्यादा चेतना है। तो अब उनको ये झूठा उनको दबाने के लिए उन्होंने तरह तरह से उन्हें ये बता दिया कि ये जो चीज़ है जिससे हम आप मेन वुमेन को एक्सप्लॉइट करेंगे, ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। तो आप ऐसा खाइए, ऐसे रहिए, ऐसे उठिए, ऐसे बैठिए, ऐसे पहनिए, ऐसे गाइए, ऐसे डांस कीजिए, ऐसे दौड़िए, ऐसे चलिए। ये सभी चीज़ उन्होंने बना दिया कि आपके लिए अच्छी चीज़ है, और वही चीज़ हम यहाँ अब आ रही है। लेकिन यहाँ के लोगों की चेतना इतनी जो स्तर ऊँचा था, तो बैकलैश हो रहा है, और वो बैकलैश का मैं सिर्फ़ एक आग्रह कर रहा हूँ, उसका एक्सप्रेशन सही रखिए। उस बैकलैश में क्योंकि वो एंगर बन जाता है, जब इंटेंसिटी, गुस्सा, क्रोध बन के निकलता है, तो उसमें आप कभी-कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए। और ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें गरिमा रखिए, किसी के बारे में भी बात कीजिए, कभी खास करके किसी से मिला, उसमें गरिमा रखिए। और ये चीज़, ये अवेयरनेस हमें समझना पड़ेगा कि बाहर से वहाँ वुमेन को कमोडिटी बनाया गया, ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ पे भी वुमेन को कमोडिटी बनाएंगे। जब कमोडिटी बनाएंगे तो आप वही चीज़ देखेंगे वो कंटेंट में, और वहाँ पे उन्हें बताया गया वुमेन को कि बुरा मानने की भी जरूरत नहीं है। वाई आर यू फीलिंग शाई, यू कैरी योर सेल्फ सो वेल इन दिस क्लोथ। तो वही चीज़ वो उन्हें बताया गया, और वही चीज़ फिर उन्हें लगा। आप किसी को भी आप, जो एडवर्टाइजिंग में होता है ठंडा मतलब तो कोका कोला, तो वही चीज़ है, वही हो रहा है, एटोमा है। तो यहाँ पे भी वो चीज़ आ रही है। और पहले 30-40 साल पहले जो लोगों को, पुरुष स्त्रियों को खराब लगता था जो चीज़, आज खराब नहीं लगता। आज एक अनअपोलोजेटिक वे में लोग उस तरह से समाज के सामने करते हैं जो उन्हें लगता है इसमें बुरा क्या है, और हम क्यों बुरा माने, कौन होता है समाज के, कोई ठेकेदार है हमारा, ये ठीक है, पैशन अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप इसके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते करते दूर में जाएंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एक जगह जाकर आप ही फंसने वाले हैं, और आपको लगेगा जिन लोगों ने आपको चढ़ाया, सिखाया, वो दरअसल आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं वो लोग। तो वही चीज़ है, आपको बार बार ये एहसास दिला रहे हैं कि आप वुमेन हैं, आप अलग हैं, आप मेन हैं, आप अलग हैं। जबकि हमारे यहाँ इसमें कहा गया है कि अलग कोई नहीं है, आप दोनों हैं। और आपको दोनों चाहिए, अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्र में आपको दोनों चाहिए। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, अपने अंदर की yin yang को बैलेंस नहीं करेंगे, अर्धनारीश्वर को आप नहीं समझेंगे, तब तक आप कभी भी, आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप हिस्टीरिया में रहेंगे, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको टेम्परेरी सुकून मिल सकता है। और ये जो पश्चिम के जो अलग अलग, जिस तरह के आज हमारे बॉलीवुड में गाने बनते हैं, प्यार को लेकर जिस तरीके की डिस्कशंस होती है, ये सुकून है, टेम्परेरी सुकून बहुत अच्छा है। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को छू गया। कितने समय तक? 4 मिनट, उससे ज़्यादा कोई गाना आप झेल नहीं सकते। उसके बाद तो सुकून एक चीज़ होती है, समाधान दूसरी चीज़ होती है। समाधान आपको नहीं मिलेगा उससे। और बॉलीवुड में गाने कैसे बनते हैं? इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है, मतलब इससे ज़्यादा प्यार आपको दूसरी बार आया था, तीसरी बार आया था। कम और ज़्यादा नाम की कोई चीज़ प्यार में होती नहीं है। एक प्यार, प्रेम में एक पूर्णता होती है, और ये 3 तल में होता है, काम, प्रेम और भक्ति। पश्चिम जो है, एक काम में ही उलझा है, और प्रेम वहाँ की स्त्रियों में है तो उन्हें दबा दिया गया, तो वहाँ पे काम वासना डोमिनेट हो गई, क्योंकि मेल वहाँ पे डोमिनेट है। इस बात को फिर से समझिए, इसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा, इस बात को जरूर समझ लीजिए। सेक्स सबसे नीचे का तल है, काम वासना, उसके ऊपर है लव, उसका प्योरर फॉर्म है, सेक्स का प्योरर फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म है लव। और लव के भी ऊपर उसका प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो है प्रेयर, वो साइलेंस, वो वर्शिप। तो काम के ऊपर का तल है प्रेम, प्रेम के ऊपर का तल है भक्ति। हमने भारत में भक्ति को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, इसलिए यहाँ पे मीरा को हमने सबसे अधिक स्थान दिया। मीरा को तो पता भी नहीं था, जानती थी कि कृष्ण शरीर में तो हो भी नहीं सकते, तो भी उनके प्रेम को सबसे अधिक प्रेम हमने क्यों माना? क्या कारण है कि रुक्मिणी कृष्ण को हम नहीं कहते, हम राधे कृष्ण याद करते हैं? आज भी आप उत्तर भारत में जाएंगे, आपको राधे राधे ऐसे ग्रीट करेंगे लोग। तो वो इसलिए है क्योंकि हम, और इसमें पुरुष स्त्री की कोई बात भी नहीं है। मीरा को ही नहीं, हमने चैतन्य महाप्रभु को भी आप पुरुषात्मक नहीं कह सकते, वो स्त्रीण है। और उनकी इतनी इज्जत इसीलिए कि वो भक्ति है। भक्ति सबसे ऊंचा दर्जा है। भक्ति में जब आप प्रे करते हैं, ये गलत है बात कि भगवान से क्या मांगा, खुदा से क्या मांगा, ये गलत बात है। ये शॉपकीपिंग है। विवेकानंद ने कहा है कि दिस इज नॉट शॉपकीपिंग, कि ट्रेड ऑफ नहीं है। ये जो सही प्रेयर होता है, जो जो प्रार्थना होती है, वो वन साइडेड होती है, कुछ मांगना नहीं है, केवल साइलेंस, मौन में। और ये सबसे ऊंचा तल है, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव है, सबसे शुद्धतम प्रेम है भक्ति। यहाँ पे कोई एंग्जाइटी हिस्टीरिया वो नहीं है।
ज़ेन में एक कहावत है कि जब आपका सही प्रीतम आपके पास आएगा, तो आपको वो नहीं होगा जैसे पश्चिम में कहते हैं ना कि अजीब-सा फ़ीलिंग हो रहा है, मुझे दिल धक-धक कर रहा है और मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है, बेचैनी हो रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है और प्यार के गाने जो बनाए जाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, ये सही नहीं है। जो सही आएगा आपके जीवन में वो बिल्कुल एक शांत ठहराव, एक कामनेस, एक स्थिरता, एक इक्वानिमिटी लेकर आएगा। वो सही आपका प्रीतम होगा। तो ये कहावत ज़ेन में कहते हैं इसे। सो कहने का मतलब है हमारे यहाँ 3 तरह है सेक्स, उसका प्योरेस्ट फॉर्म लव, लव का प्योरेस्ट फॉर्म वर्शिप, प्रेयर। अब पश्चिम सेक्स पे ही टिका है। अब दिक्कत क्या है, सेक्स आपके मन में भर जाए, वही कॉमोडिटाइज़ हो गया, इसलिए वुमेन को कॉमोडिटी बनाया उन्होंने और इसीलिए वहाँ की मूवीज़ में, वीडियोज़ में, ड्रेसेस में, हाव-भाव में, बॉडी लैंग्वेज में, बातचीत में, हर चीज़ में सेक्स बढ़ गया क्योंकि कॉमोडिटी बन गई है। अब सेक्स जब हावी हो जाए आपके भीतर, आप समझिए कि एग्जिस्टेंस का ऑलरेडी प्रेशर है सेक्स को लेकर कि क्योंकि आपको रिप्रोड्यूस करना है और उसको और आप प्रगाढ़ कर दें, तो आपको हर जगह आपको सेक्स दिखेगा हर चीज़ में। आप ये प्रयोग करके आप देख सकते हैं, हालाँकि ये बहुत डेंजरस है साइकोलॉजी की दृष्टि से। बिना दूसरे को क्षति पहुँचाए आप देख सकते, अगर आपके मन में ये हावी हो गया ये काम वासना ये सेक्स, तो आप किसी भी सड़क पे किसी भी स्त्री को देखेंगे, तो आप उसी नज़र से देखेंगे, उसी सेक्स की काम वासना की दृष्टि से देखेंगे। एंड यू विल गो ऑन अनड्रेसिंग एवरीवन विथ योर आईज़ एंड व्हिच इज़ वेरी, वेरी चीप। चीप बिकॉज़ इसमें इसलिए नहीं कि कोई बोल रहा है कि दिस इज़ चीप। चीप इसलिए क्योंकि ये बहुत ही नीचे लेवल का है, आप ग्रो नहीं कर पाए इसके ऊपर। और उसका एक प्योरर फॉर्म है प्रेम, एक लव। तो जब लव फिर आपके ऊपर आ जाए, आपके मन में अगर आ जाए, तो क्या होगा? इससे बहुत अच्छी चीज़ होगी। वो ये होगा कि आप कहीं भी आप रोड पे जाएँगे, आप किसी भी पुरुष स्त्री को देखेंगे, हर जगह आपको लव, 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 लव दिखेगा। जो आपके अंदर हावी है, आपको वही दिखेगा। सेक्स हावी हो गया तो आपको हर जगह आप सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में ही आप वुमेन को देखते रहेंगे हर जगह। और लव हावी हो गया तो आप हर किसी को लव के रूप, ऐसे लोगों को कैसनोवा कहा जाता है, लड़कियां ज़्यादा आकर्षित होती हैं ऐसे लोगों पे। उसका कारण ये है क्योंकि वो उनको देख जाता है, लड़कियों में वो सेक्शन है क्योंकि वो खुद लव के तल पे जी रही है, वो सेक्स के तल पे नहीं है, उसके ऊपर है। तो इसलिए उन्हें वो पता चल जाता है कि इस लड़के में वो सेक्स की फीलिंग नहीं है, ये मुझे ऑब्जेक्ट नहीं समझ रहा है, ये लव है। इसलिए ये अट्रैक्शन होता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, बहुत साधारण दिखता है लड़का, दुबला-पतला है, हैंडसम भी नहीं है, गुड लुकिंग भी नहीं है, फिर भी लड़कियाँ क्यों आकर्षित हो रही हैं? ऐसे लड़कों में जनरली ये ये फीलिंग नहीं होती है, सेक्स के तल के ऊपर है। थोड़ा फ्लर्ट है, कैसनोवा, जो भी इस तरह की बातें होती हैं, मैं उस डिस्कशन में जाऊँगा नहीं। तो ये दूसरा तल है, ये भी आखिरी तल नहीं है क्योंकि बियॉन्ड ए पॉइंट बड़े से बड़े जो कैसनोवा फ्लर्ट हुए हैं, उनके अंत बहुत दर्दनाक हुई है। तीसरा तल अध्यात्म का है, जो भक्ति है, जो जिस अध्यात्म को आधार मानकर हमने अरेंज मैरिज की कल्पना की थी कि दो आध्यात्मिक लोग अगर वो बंध जाते हैं तो कितनी बड़ी बात है। तो उस दिशा में एक प्रयास था। अब अभी कितने चेंज आ रहे हैं वो तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक विषय है, लेकिन ये 3 तल है, आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तल में समाज को ले जाना चाह रहे हैं। इसे समझने की कोशिश कीजिए और हम इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, इमीडिएट अवेयरनेस। मैं बार बार सिगरेट का उदाहरण ये दे रहा हूँ क्योंकि सबसे पहला अवेयरनेस चाहिए आपको कि कोल्ड ड्रिंक्स हो, सिगरेट हो, जो आपके लिए अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं है, वो अवेयरनेस। क्योंकि अवेयरनेस के बाद भी ऐसे आप उसे छोड़ नहीं सकते। आप 2 महीने में 1 बार लेंगे, पहले आप 1 दिन में 2 पैकेट खत्म कर देते थे चेन स्मोकर, अब आप 10 दिन में 1 बार ले रहे हैं। चलिए कुछ कुछ तो बेटर आप ऊपर उठ रहे हैं ना। तो पहले आप वो अवेयरनेस लाइए, आप सेक्स के नीचे के तल से आप ऊपर उठिए, क्योंकि ऐसे भी आपको प्रकृति के प्रेशर में उठना पड़ेगा। आप जो 16 साल में सोचते हैं, आपको 28 में वो आप सोच ही नहीं पाएंगे। आप 38 में, आप 45 के साल में आप कैपेबल ही नहीं रह जाएंगे उस तल पे आप सोचने की। आपका शरीर और मन ही साथ नहीं देगा। ये बदलाव ऐसे भी आएंगे, लेकिन जो ऊपर दर्जे पे वुमेन है, मेन को आने में टाइम लग जाता है उसको। इसीलिए ये जो साइकोलॉजी है ना, ये मैं आपको बता दूं कि जो कहते हैं ना कि गर्ल्स आर अट्रैक्टेड टू एल्डर मैन, उसका एक कारण ये भी है। एल्डर वुमेन में चूंकि वो सेक्स के तल से ऊपर उठ जाते हैं, तो चाह के भी उनके अंदर वो शरीर और मन उनका नहीं है एनाटॉमी अब 18 साल वाला। तो उनमें वो फीलिंग अब सबसाइड करके, जब स्त्री को दिखता है कि ये फीलिंग सबसाइड करके अब ये मुझे ऑब्जेक्ट नहीं मानेगा, तब वो आकर्षण बढ़ जाता है किसी के प्रति, वो वैसे पुरुष। और जब स्त्री ऐसे एक सुयोग्य पात्र को देखती है कि वो पुरुष है, उसमें वो पुरुषत्व है, तो फिर वो अपने प्रेम की बौछार कर सकती है। वो उसके बाद पूरा सर्वस्व समर्पण कर सकते हैं। और वो समर्पण की जो भावना है वो स्त्रैण गुण में ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए उसे योग्य पात्र चाहिए।
तो वो योग्य पात्र आजकल बहुत कम मिल रहा है पुरुषों में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वो जो गीत है, नारी में सीता आप ढूँढ रहे हैं तो आपको नर में राम बनना पड़ेगा। अगर आप उस तरह के पुरुष नहीं बन सकते, आप जेंटलमैन नहीं बनना चाहते, तो लेडी फिर आपको नहीं मिलेगी। फिर आप लांछन लगा देंगे कि कोई नहीं है, लेकिन आप भी तो आप जेंटलमैन नहीं बन रहे। तो ये बहुत ही एक लंबा विषय है, लेकिन शुरुआत जागरूकता, अवेयरनेस से आपको आनी चाहिए कि हाँ भाई, सिगरेट जो है ये मैं अगर रोज़ दिन में 10 बार पीता हूँ तो मेरे लिए ठीक नहीं है। कम से कम जिसने आपको गलत बताया 1930-1940 में एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन दे देकर, ये पीना आपके लिए ठीक है, कौन कहता है गलत है, पीजिए, आप खूब पीजिए। इतना तो आप शुरुआत कीजिए कि नहीं यार, ये आप गलत कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग से आप मुझे बदला रहे हो। ठीक है, मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ, मैं आज भी पी ले रहा हूँ, लेकिन 2 दिन में 1 बार पी रहा हूँ। पहले मैं 1 दिन में 10 पीता था, आज मैं 1 हफ्ते में 1 बार पी रहा हूँ। उतना भी आप शुरुआत कीजिए, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपकी चेतना विकसित होने लगेगी और धीरे-धीरे ये छूट जाएगा। एक दिन में से नहीं छूटेगा। अगर हम उस कमोडिटाइज़्ड मार्केट में हैं जहाँ पे हर जगह वुमेन को कमोडिटी बनाकर पेश कर रहे हैं, तो आप रातों-रात आप फिर पाखंड करने लगेंगे। आपके उधर कोई टीवी पे आप कोई गाना बज रहा है, कोई आइटम सॉन्ग बज रहा है, और आप बाहर दिखा सकते हैं कि मैं नहीं देख रहा हूँ ये सब चीज़, और घर में जाके रिवाइंड करके देखेंगे गूगल पे। ये भी रुग्णता ही है। लेकिन आप एक शुरुआत लाइए, आप समझिए इस चीज़ को कि मुझे इसमें उलझना ही नहीं है। मैं ऊपर उठ रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी की ओर उठ रहा हूँ। मेरे अंदर जो स्त्री है, पहले मैं उसे तो समझूँ। अगर आप एक स्त्री को समझ गए तो आप दुनिया की सभी स्त्री को समझ गए। तो मेरे अंदर जो चीज़ है उसका तो पहले मिलन हो, उसके बाद बाहर की जो डिफरेंसेस हैं वो वो खुद ही गिर जाएंगी। जब आपको हीरा मिल जाता है तो आपको मोती को छोड़ना नहीं पड़ता है, वो मिट्टी को छोड़ना नहीं पड़ता, मिट्टी खुद छूट जाता है। और जब तक हीरा ना मिले तब तक आपको मिट्टी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप खेलिए मिट्टी के बर्तन से। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए उसके बाद भी कोई खिलौने से खेलता रहे, ये ठीक नहीं लगता ना। तो इसीलिए जब बड़ा होना, ग्रोथ होना, उस दिशा में आगे बढ़िए, और ये खुद खिलौना आपका छूट जाएगा। कोई गुस्सा नहीं होगा आपको। बड़े हो जाने के बाद कोई खिलौना को देखकर आप इधर उधर फेंकने लगेंगे, ऐसा नहीं है। वो फीलिंग नहीं रहेगी कि हाँ है, आई हैव ग्रोन अप। वही चीज़ है। इस पूरी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, और अगर